तो सभी को खूब सारा नमस्कार, नमस्ते मेरे भाइयों। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक के सारे पेपर्स तुमने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ धुआंधार तरीके से एग्जाम्स में अपेयर किए एंड नाउ देयर इज टाइम फॉर दिस लास्ट पेपर दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस। तो मैंने सोचा क्यों ना यार एग्जाम के पहले कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तुम्हारे मैं ही कवर करा दूं। तो लास्ट डे बिफोर एग्जाम का वीडियो लेकर मैं आ चुका हूं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस मैं एफएम पे डिस्कस करने वाला हूं और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल बजटिंग के बारे में। आई पर्सनली टारगेटेड 2 चैप्टर्स जो कि काफी स्कोरिंग है और काफी इंपॉर्टेंट है पूरे एफएम के अंदर। वन इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द अदर वन इज कैपिटल बजटिंग। ये दोनों ही चैप्टर्स हम लोग लास्ट डे बिफोर एग्जाम में करने वाले हैं। तो लेट्स रियली गेट स्टार्टेड विद कैपिटल बजटिंग टुडे। मैं बिल्कुल भी भूमिका नहीं बनाऊंगा और सीधे कंटेंट पर आऊंगा। सबसे पहला सवाल यह है कि यार भाई कैपिटल बजटिंग आखिरकार क्या होता है। तो जब भी हम लोग किसी भी मशीनरी में पैसा इन्वेस्ट करते, कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते, कोई भी प्रोजेक्ट में पैसा डालते हैं, कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदते, देन वी रियली हैव टू डिसाइड कि क्या इन पैसों को डालने पर जो रिटर्न मुझे जनरेट होता है वेदर इट इज हायर देन केसी और नॉट, वेदर इट इज हायर देन माय एक्सपेक्टेशंस और नॉट। क्योंकि कंपनी के पास पैसा है इन्वेस्टर से एंड नाउ द कंपनी इज इन्वेस्टिंग दिस मनी इनटू वेरियस एसेट्स। तो कंपनी को देखना पड़ेगा कि भाई जिस रेट पर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं और जो मेरा एक्सपेक्टेड रेट है, मेरा रेट ऑफ रिटर्न मेरे एक्सपेक्टेड रेट से ज्यादा है या फिर नहीं। इसीलिए पूरा चैप्टर में पढ़ाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग में टोटल मिलाकर के 5 मेथड्स होती हैं। आई विल जस्ट शो द कैपिटल बजटिंग वाया दिस चार्ट। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो ये चार्ट स्क्रीन पर तुम्हें दिखाई दे रहा है और ये चार्ट जो है वो सारे विद्योदय स्टूडेंट्स के पास फिजिकल फॉर्मेट में मौजूद है, फिजिकल कॉपीज मौजूद है। अगर तुम विद्योदय स्टूडेंट नहीं है एंड यू आर स्टिल वाचिंग दिस वीडियो, यू रियली डोंट नीड टू वरी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इस चार्ट की लिंक जो है वो डाल रहा हूं। सो व्हेनेवर यू विल क्लिक दैट लिंक यू विल ऑटोमेटिकली गेट एक्सेस टू दीज चार्ट्स, जिसमें पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा कवर हो जाता है। तो बस ये चार्ट पढ़ो और एफएम की उल्टी गिनती शुरू। तो आओ आज चार्ट की शुरुआत करते हैं विद कैपिटल बजटिंग। टोटल 5 मेथड्स है कैपिटल बजटिंग के अंदर। वन इज पेबैक, द सेकंड इज एआरआर, द थर्ड इज एनपीवी, फोर्थ इज आईआरआर एंड फिफ्थ इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो आओ सबसे पहले पेबैक से शुरू करते हैं। सर पेबैक से हम लोग कैसे इवैल्यूएट करेंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट हमें सफिशिएंट रिटर्न्स दे रही है या फिर नहीं। तो पेबैक के अंदर हम लोग रिटर्न्स पे बात नहीं करते। पेबैक के अंदर वी टॉक अबाउट द ब्रेक इवन टाइम पीरियड। ये ब्रेक इवन टाइम पीरियड क्या होता है? अगर हम लोगों ने 1 लाख रुपए पैसा डाला और अब 20-20 हजार रुपए हमें हर साल वापस आ रहे हैं, तो मैं 5 साल में मेरी पूरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर कर जाऊंगा। दिस इज व्हाट वी कॉल पेबैक पीरियड। यानी कि मेरा इनिशियल आउटफ्लो, जो भी पैसा मैंने बिजनेस के अंदर डाला है, वो कितने समय में रिकवर हो रहा है। ऑफ कोर्स जितने कम समय में मेरा इनिशियल आउटफ्लो रिकवर हो जाएगा उतना बेहतर है। The lower it is, the better it is. That is the simple rule of payback. तो payback में हमारे पास 3 तरह की मेथड्स आती हैं। पहले तो हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है डिस्काउंटेड, एक होता है नॉन डिस्काउंटेड। नॉन डिस्काउंटेड में अगेन वी हैव 3 वेराइटीज। एक यूनिफॉर्म पेबैक जहां पे हर साल कैश फ्लो सेम है। एक है नॉर्मल पेबैक जिसमें कैश फ्लो से डिफरेंट है बट हमें फिर भी पेबैक पीरियड निकाले। और एक है रेसिप्रोकल पेबैक जो पे यूनिफॉर्म कैश फ्लोज के केस में ही लगती है। इन तीनों मेथड्स को हम लोग एक एक क्वेश्चन से डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी आर डेफिनेटली गोइंग टू सॉल्व मॉड्यूल। तो लेट्स से मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया कि मेरा जो इनिशियल आउटफ्लो है दैट इज 2 लाख और ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 इसमें कैश फ्लोज हैं 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 और 1 लाख। और मुझे निकालना है पेबैक पीरियड। तो ये मैं तुम्हें नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लोज नॉन डिस्काउंटेड पेबैक करा रहा हूं। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एंड नॉन डिस्काउंटेड NUND। तो सबसे पहले तो मैं कैश फ्लो लिख लेता हूं। कितने कैश फ्लो भाई? 50,000, फिर 60,000, फिर 70,000 और फिर 80,000 और फिर 1 लाख। समय सेव कर रहा हूं मैं। फिर उसके बाद मैं लिखूंगा क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज। क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज में पहले साल आ गए 50,000, फिर 1,10,000, फिर 1,80,000 और फिर 2,60,000।
एंड फाइनली 1 लाख और जोड़ दिया तो 3,60,000 हो गए। ये हो गए मेरे भाइयों मेरे क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज। अब मुझे ये देखना है कि मेरे 1 लाख रुपए रिकवर कहाँ हो रहे, सॉरी 2 लाख रुपए का इनिशियल आउटफ्लो है ना, तो आई रियली हैव टू सी कि मेरे 2 लाख रुपए रिकवर कहाँ हो रहे। तो मेरे 2 लाख रुपए रिकवर हो रहे हैं इन बिटवीन ईयर 3 एंड ईयर 4। यहाँ पे मैं ईयर का कॉलम और बना सकता हूँ, दैट इज 1 2 3 4 5। सो इन बिटवीन ईयर 3 एंड ईयर 4 मेरा पे बैक पीरियड आने वाला है। तो नाउ आई विल अप्लाई अ वेरी वेरी सिंपल फॉर्मूला, दैट इज पे बैक पीरियड इज इक्वल्स टू बेस ईयर। बेस ईयर कितना है मेरा 3 साल, क्योंकि जो भी पे बैक पीरियड आएगा वो 3 साल से तो ज्यादा ही आने वाले। तो बेस ईयर यानी कि 3 साल प्लस दोनों का डिफरेंस, यानी कि थर्ड ईयर तक क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, फोर्थ ईयर क्यूमुलेटिव कैश फ्लो में डिफरेंस कितना है, तो 2,60,000 माइनस 1,80,000। तो टोटल जो मेरा डिफरेंस आया है वो 2,60,000 माइनस 1,80,000 आएगा। एंड मुझे कितना डिफरेंस चाहिए, हाउ मच डिफरेंस डू आई रियली नीड, तो 1,80,000 रुपए मैं कमा चुका हूं तीसरे साल तक, मुझे 20,000 और चाहिए ताकि मैं पूरे के पूरे 2 लाख रुपए कमा सकूं, यानी कि 20,000 इज माई रिक्वायर्ड डिफरेंस। और टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है, 180 से 260, यानी कि 80,000 रुपए का टोटल डिफरेंस आ रहा है। तो 3 प्लस 20,000 डिवाइड बाय टोटल डिफरेंस एंड फाइनली आई गेट द आंसर। तो 20,000 डिवाइड बाय 80,000 प्लस 3, सो आंसर इज गोइंग टू बी 3.25 years। बस ऐसे ही करना है पेबैक के क्वेश्चन, बेस ईयर प्लस कितना डिफरेंस चाहिए डिवाइड बाय टोटल डिफरेंस, दैट्स इट। अब सेम पेबैक के अंदर डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी हो सकता था, मतलब मैं डिस्काउंटेड पेबैक भी निकाल सकता हूं, और डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालने के लिए एवरीथिंग विल बी सेम, सिर्फ मैं यहां पे डीसीएफ लिख दूंगा, यानी कि डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। लेट्स से रेट ऑफ डिस्काउंटिंग में मैंने दे दिया 10%, तो इन दैट केस मैं इन सबकी डिस्काउंटिंग कर लूंगा, 50,000 डिवाइड बाय 1.10, तो ये हो जाएगा 45454। फिर 60,000 दो बार इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 49587। फिर 70,000 तीन बार इक्वल्स टू, सो दिस विल बिकम 52592। फिर 80,000 चार बार इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 54641। और 1,00,000 5 बार इक्वल्स टू, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 62092। अब मैं वापस से क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लोज निकाल लूंगा, तो 45454 ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस 49,587, so this will become 95,041 plus 52,592, so this will become 147,633। मैं उम्मीद करता हूं तुम मेरे साथ कैलकुलेटर चला रहे हो। 54641 और ऐड कर दिया, so this will become 202274। एग्जाम में आगे लिख देना, मुझे इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो अब मुझे पता है कि मेरा डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड भी थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बीच में आ रहा है। तो भाई थर्ड ईयर को मैं बेस ईयर ले लूंगा, 3 प्लस कितना डिफरेंस चाहिए, 1,47,633 रुपए कमा चुका हूं, 2 लाख कमाने, तो 2 लाख माइनस 1,37,633, यानी कि 52,367 का डिफरेंस चाहिए, डिवाइड बाय टोटल डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में। तो टोटल डिफरेंस देख लेता हूं, 202,274 माइनस 147,633, तो टोटल डिफरेंस जो है वो है 54,611 का। तो फाइनली मेरी पेबैक पीरियड आ गई 52,367 डिवाइड बाय 54,611 प्लस 3, सो आंसर इज गोइंग टू बी 3.95 years। तो ये हमारी हो गई डिस्काउंटेड पेबैक। तो हम लोगों ने एक नॉन डिस्काउंटेड पेबैक कर लिया, एक डिस्काउंटेड पेबैक कर लिया बाय टेकिंग द रेट एज 10%। एक होता है यूनिफॉर्म पेबैक। यूनिफॉर्म पेबैक मुझे कराने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। लेट्स से 1 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए और हर साल मुझे कैश फ्लो आ रहा है 20,000, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द यूनिफॉर्म पेबैक। तो यूनिफॉर्म पेबैक अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो यूनिफॉर्म पेबैक विल बी 1 लाख डिवाइड बाय 20,000,
यानी कि आंसर आ जाएगा 5 years. That's it. और इसी का अगर मैं उल्टा कर दूं तो उसको मैं बोलता हूं रेसिप्रोकल पेबैक. इसी का अगर मैं उल्टा कर दूं तो उसको मैं बोलता हूं रेसिप्रोकल पेबैक. दैट इज 20,000 डिवाइड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100. सो आंसर इज गोइंग टू बी 20%. मतलब रेसिप्रोकल पेबैक में आंसर ईयर्स में नहीं आता, परसेंटेज में आता है. दैट इज इट. तो इसी के साथ हमारी पहली मेथड यानी कि पेबैक पूरी की पूरी तरीके से हो जाती है खत्म. एज यू कैन सी डिस्काउंटेड पेबैक में सबसे पहले कैश फ्लो को डिस्काउंट कर लो, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज निकाल लो एंड देन लोकेट करो हमारे इनिशियल आउटफ्लो को इन CDCF यानी कि क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लोज एंड देन अप्लाई दिस फॉर्मूला. दैट्स ऑल. सिमिलरली नॉन डिस्काउंटेड पेबैक में सारी चीजें सेम होंगी, सिर्फ डिस्काउंट नहीं करेंगे हम लोग कैश फ्लोज को. यूनिफॉर्म पेबैक द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, इनिशियल आउटफ्लो डिवाइड बाय कैश फ्लो पर एनम. और रेसिप्रोकल पेबैक में फॉर्मूला बस उल्टा हो जाएगा यूनिफॉर्म पेबैक का. एवरीथिंग एल्स इज गोइंग टू रिमेन सेम एंड द डिसीजन रूल इज लोअर इट इज द बेटर इट इज. स्पेशल पॉइंट्स के, जब भी क्वेश्चन के अंदर नॉन डिस्काउंटेड पेबैक बोल दिया गया हो तो हमें नॉन डिस्काउंटेड पेबैक निकालना है. अगर क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंटेड पेबैक बोल दिया गया हो तो हमें डिस्काउंटेड पेबैक निकालना है. पर अगर क्वेश्चन चुपकी हो, कुछ भी ना बोले डिस्काउंटेड नॉन डिस्काउंटेड, तो हम लोग हमेशा नॉन डिस्काउंटेड पेबैक कैलकुलेट करेंगे. और पेबैक पीरियड निकालते समय याद रखना, जो भी हम लोग कैश फ्लोज लिखते हैं उसमें अगर सैल्वेज वैल्यू का कोई जिक्र है तो सैल्वेज वैल्यू विल बी कंसीडर्ड इन द लास्ट ईयर ऑफ द कैश फ्लो. इफ देयर आर मोर देन वन आउटफ्लोज then all the outflows other than year 0 will be deducted from inflows of that year only. यानी कि अगर मुझे पेबैक पीरियड निकालने को बोला जाए, पहले साल भी आउटफ्लो है, तीसरे साल भी आउटफ्लो है, तो मैं आउटफ्लो ओरिजिनल पहले साल वाला ही मानूंगा, यानी कि 0th ईयर वाला ही मानूंगा. और थर्ड ईयर में जो आउटफ्लो आ रहा है उसको मैं इनफ्लो से एडजस्ट कर दूंगा. आई जस्ट गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ इट, तो तुम्हें बेहतर तरीके से चीजें समझ में आएंगी. मान लो ये ईयर 0 1 2 3 4 5, तो पहले साल मेरा आउटफ्लो 1 लाख रुपए का, फिर इनफ्लो 2 लाख, फिर इनफ्लो 3 लाख, फिर इनफ्लो 4 लाख, फिर इनफ्लो 5 लाख, फिर इनफ्लो 6 लाख, और मेरा एक और आउटफ्लो 2 लाख का. तो अब मुझे बोला पेबैक पीरियड निकाल के दिखाओ. तो जब मैं पेबैक पीरियड निकालूंगा तो मैं इस 2 लाख और 1 लाख दोनों को मिलाकर के आउटफ्लो कंसीडर नहीं करने वाला. व्हाट आई विल रियली डू, मैं इस 1 लाख रुपए को आउटफ्लो मान लूंगा और इनफ्लो जो है उनमें से मैं आउटफ्लो अगर कोई है तो उसको माइनस करके लिख दूंगा. मतलब मेरे इनफ्लोज हो जाएंगे 2 लाख, 1 लाख, 4 लाख, 5 लाख और 6 लाख. आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर. तो अगर 2 आउटफ्लोज दे रखे, मल्टीपल आउटफ्लोज दे रखे, तो 0th ईयर का आउटफ्लो कंसीडर करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग पेबैक, और बाकी जितने भी आउटफ्लोज है उनको उस साल के कैश फ्लो से एडजस्ट करने के बाद हम लोग लिख देंगे. दैट इज इट. अगर यहाँ पे नेगेटिव आए तो भी कोई समस्या नहीं है, अगर नेगेटिव आएगा तो क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो में प्लस करने की बजाय माइनस हो जाएगा. दैट इज इट. तो इसी के साथ हमारी पेबैक मेथड जो है वो पूरी तरीके से हो जाती है खत्म. The next method that we have is accounting rate of return, that is ARR. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें CFAT नहीं है, PAT है. I'll repeat one more time. Not CFAT, it is PAT, PAT, PAT. What is PAT? Profit after tax. क्योंकि इस मेथड का नाम ही क्या है? Accounting rate of return. And what does accounting rate of return means? Accounting rate of return का मतलब है कि हम हमारी एवरेज इन्वेस्टमेंट्स पर कितना रिटर्न कमा रहे हैं. So higher it is, the better it is. ये इसका डिसीजन रूल है. हमें न्यूमरेटर में लेना है एवरेज PAT और डिनोमिनेटर में लेना है इन्वेस्टमेंट्स. अब इन्वेस्टमेंट्स लेने के बहुत सारे तरीके हैं, बट एग्जाम व्यू पॉइंट से जो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला तुम्हें दिया गया है दैट इज वेरी सिंपल. हाफ ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस सैल्वेज वैल्यू प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल. दिस इज द प्रायोरिटी. तुम्हें यही इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लगाना है. अगर सैल्वेज वैल्यू दे दी, AWC यानी कि एडिशनल वर्किंग कैपिटल दे दिया, तो फिर तो सोचना ही नहीं है, फॉर्मूला ये लगेगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय 2 प्लस AWC यानी कि एडिशनल वर्किंग कैपिटल. अगर मान लो तुम्हारे पास सैल्वेज वैल्यू नहीं है, AWC नहीं है, देन इन दैट सिनेरियो तुम इनिशियल इन्वेस्टमेंट को लेकर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि जितना 0th ईयर पे आउटफ्लो हुआ उसके कंपैरिजन में सारे रिटर्न्स बता देता हूं. एंड अगर फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी नहीं है तो जो तुम्हारा मन करे वो अजम्पशन मान के इन्वेस्टमेंट लिख देना. देयर इज नो प्रॉब्लम. कभी कभार वो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 हर एक इंडिविजुअल ईयर के लिए लेते हैं, और कभी कभार वो एवरेज इन्वेस्टमेंट से पूरा क्वेश्चन कर देते हैं. वेरी ऑनेस्टली ARR के अंदर अगर क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला लगता हुआ दिख जाएगा. दैट इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी. चलो कुछ इंपॉर्टेंट बातें. यहाँ पे पैट कंसीडर होता है, CFAT कंसीडर नहीं होता.
ये दूसरी बार भी मैंने रिपीट कर दिया, इतना इंपॉर्टेंट है। कंसीडर पैट नॉट सी फैट, और तीसरी बार भी रिपीट कर दिया है, कंसीडर पैट नॉट सी फैट। तीन इंपॉर्टेंट बातें, तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है, पैट पैट पैट, नो सी फैट। नाउ देयर कम्स कि सर हम लोग कैश फ्लो निकालते कैसे, एनपीवी, दैट इज पीवी ऑफ इनफ्लोज माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लो। अब सर कैश फ्लो कैसे निकालने, सी फैट कैसे निकालेंगे? तो सी फैट निकालने के लिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। नाउ देयर इज अ गेम, द गेम इज ऑफ डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंडिचर है जो कि फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर इंक्लूडेड होता है। जब तक कुछ भी ना बोला जाए, डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड इन द फिक्स कॉस्ट। अगर बहुत सेपरेटली एग्जाम में फिक्स कॉस्ट की डिटेल अलग दी और डेप्रिसिएशन की डिटेल अलग दी है, तो फिर इन दैट सिनेरियो वी माइट अज्यूम कि फिक्स कॉस्ट के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है। क्योंकि अगर क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट एकदम ही अलग दे रखा है, डेप्रिसिएशन एकदम ही अलग दे रखा है, तो इंटेंशन क्वेश्चन का ये है कि तुम डेप्रिसिएशन अलग से कैलकुलेट करो और उसको फिक्स कॉस्ट में इंक्लूड करके फिर माइनस करो। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, फिर कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर दिया फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। आई रिपीट, फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास आया ईबीआईटी। अब ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस नहीं करना है क्योंकि इंटरेस्ट की एक्सपेक्टेशंस यानी कि केडी ऑलरेडी केसी में इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे माइनस कर देंगे टैक्स, और टैक्स माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा नो पैट, बिकॉज इसमें से कोई भी फाइनेंशियल नेचर का खर्चा माइनस नहीं हुआ, इसलिए इट इज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और जब नो पैट में हम लोग वापस से डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे तो फाइनली विल गेट सी पैट। कई बार ध्यान से मेरी बात सुनना, कब मेथड 2 अप्लाई होगी वो बता रहा हूं। कई बार जब सारा का सारा डेटा सेम है, सिर्फ डेप्रिसिएशन अलग है क्योंकि डब्ल्यूडीवी मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जा रहा है। आई रिपीट, सारा का सारा डेटा सेम है, क्वेश्चन के अंदर सेल्स भी सेम है, वेरिएबल कॉस्ट भी सेम है, कंट्रीब्यूशन भी सेम है, सब सेम है, सिर्फ डेप्रिसिएशन का डेटा अलग अलग है क्योंकि डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एट डब्ल्यूडीवी मेथड, तो हर साल का डेप्रिसिएशन अलग अलग आ रहा है। तो फिर उस केस में हम लोग डेप्रिसिएशन को फिक्स कॉस्ट से भी इग्नोर करेंगे, नीचे से भी इग्नोर करेंगे, और डेप्रिसिएशन को एक बार माइनस और एक बार प्लस कर ही इसलिए रहे ताकि टैक्सेशन बेनिफिट मिल जाए, तो डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स रेट करके हम लोग सीधे सीधे ओपैट में ऐड कर देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं डीटीएस यानी कि डेप्रिसिएशन टैक्स शीट। आई एम अगेन टेलिंग यू, मैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ, अज्यूमिंग कि तुम्हारा कैपिटल बजटिंग एक दो बार पहले पढ़ा हुआ है। अगर तुम सीधे सीधे वन डे बिफोर एग्जाम देख रहे हो तो समझ में नहीं आएगा। मैं बुलेट की रफ्तार से यहाँ पे भाग रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारा टाइम सेव करना है। जिस चैप्टर को तुम्हें रिवाइज करने में 2.5-3-4 घंटे लगते, वो चैप्टर अगर हम लोग कम समय में रिवाइज कर पाएंगे देन यू विल डेफिनेटली हैव अ हेड स्टार्ट टू प्रिपेयर फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसलिए एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, ईबीआईटी माइनस टैक्स, नो पैट प्लस डेप्रिसिएशन, सी फैट, खत्म। और अगर तुम डेप्रिसिएशन को दोनों जगह से हटा रहे हो, फिक्स कॉस्ट से भी और नीचे ओपैट प्लस डेप्रिसिएशन से भी, तो इन दैट सिनेरियो तुम्हें सीधे सीधे ओपैट के अंदर डीटीएस यानी कि डेप्रिसिएशन टैक्स शीट ऐड कर देना चाहिए, विच इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स रेट। और ऐसे जब तुम लोग सी फैट निकाल लोगे, ये इंटरमीडिएट कैश फ्लोज में काम आएगा। इन सब की पीवी निकालना, तो हमारे पास आ जाएगी पीवी ऑफ इनफ्लोज, फिर जो लास्ट ईयर में कैश फ्लोज आते हैं टर्मिनल कैश फ्लो, उनकी पीवी निकालना और पीवी ऑफ इनफ्लोज में ऐड कर देना। तो फाइनली जब तुम्हें पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज मिल जाएंगे तो उसमें से इनिशियल आउटफ्लो को माइनस करने से तुम्हें मिल जाती है नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी कि एनपीवी। लेट अस डायरेक्टली गो एंड डू वन क्वेश्चन ऑफ द मॉड्यूल। मॉड्यूल के बहुत सारे यहाँ पे स्पेशल पॉइंट्स दे रखे हैं, तो मैं एक काम करता हूं, मैं प्रॉब्लम 5 कर लेता हूं, पेज नंबर 7.76। तो पेज नंबर 7.76 प्रॉब्लम 5 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अभी के। थोड़ा रफ करूंगा क्योंकि वन डे बिफोर एग्जाम है, पर मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। मैं पूरी मॉड्यूल करा दूंगा तुमको, तुम टेंशन मत लेना। चलो, ये क्वेश्चन है, सेलो लिमिटेड इज कंसीडरिंग बाइंग अ न्यू मशीन व्हिच वुड हैव अ यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 5 years। एक बार एक काम करो, तुम लोग पूरा क्वेश्चन खुद पढ़ लो, फिर मैं सॉल्व करा रहा हूं। जस्ट रीड द एंटायर क्वेश्चन। चलो, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों ने क्वेश्चन पूरी तरीके से पढ़ लिया। एक बार प्लीज जल्दी जल्दी देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में रखा है सेलो लिमिटेड इज कंसीडरिंग बाइंग अ न्यू मशीन विच वुड हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years, इकोनॉमिक लाइफ 5 साल की, कॉस्ट 1,25,000 है, स्क्रैप वैल्यू 30,000 है, 80% ऑफ द कॉस्ट बीइंग पेबल एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और 20% जो है वो एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हम लोग पे करने वाले। द मशीन वुड प्रोड्यूस 50,000 यूनिट्स, सेल प्राइस 3 रुपए, डायरेक्ट कॉस्ट जो है 1.75 है, एंड एनुअल फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है 40,000 रुपए पर एनम, और डेप्रिसिएशन जो है स्ट्रेट लाइन बेसिस पर कैलकुलेट किया गया। फर्स्ट और सेकेंड ईयर में स्पेशल सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर है नहीं, जो कि 10,000 और 15,000 के थे जो छूट गए, कहीं पे लिखे हुए नहीं, ये छूटे हुए एक्सपेंडिचर्स है, और तुमको एनपीवी निकालनी है अज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। तो सबसे पहले मेरे भाइयों ये चीज समझ लो कि तुम्हें यहाँ पे डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ने वाली है कि नहीं पड़ने वाली। चलो पहले मैं तुमसे पूछता हूं, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? सर ये पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया, यहाँ पे कहीं पर भी टैक्स का नामो निशान नहीं है, और जब भी कैपिटल बजटिंग के अंदर टैक्स नहीं होता, टैक्स 0% अज्यूम कर लिया जाता है। ऑफ कोर्स आई हैव टोल्ड यू कि तुम 30% भी अज्यूम कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट देन इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आईसीएआई हैज अज्यूम टैक्स एज 0%। तो जब टैक्स दे नहीं रखा और क्वेश्चन ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है, तो क्यों उसको और कॉम्प्लिकेट बनाना है? तो टैक्स हम लोग अज्यूम कर लेंगे 0%, और जैसे ही टैक्स 0% अज्यूम किया, डेप्रिसिएशन निकाले या ना निकाले कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो छूटे हुए एक्सपेंडिचर है इसके लिए भी स्पेशल नोट्स है, देखो मैंने यहाँ पे दे रखा है। अगर कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट्स अलग से दे रखे हैं, अगर वो टैक्स डिडक्टेबल है तो उसको हम लोग ईबीआईटी में से एडजस्ट करेंगे, यानी कि टैक्स बेनिफिट देंगे, और अगर वो टैक्स डिडक्टेबल नहीं है तो हम लोग उसको सीफैट में से एडजस्ट कर देंगे। जैसे हमारा पोस्ट टैक्स कमीशन है, ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। लेट्स से एक डॉक्टर था जो जिसको कमीशन मिलता था, अब वो खुद की मशीन ले आया, तो अब वो रेफर नहीं करता तो कमीशन नहीं मिलेगा। तो बताओ खुद की मशीन लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए? तो खुद की मशीन से जो फायदा हो रहा है उसमें से जो कमीशन आता था और वो नहीं आ रहा है, अब वो माइनस होगा। यानी कि मान लो मशीन से फायदा हो रहा है 1 लाख का, और 20,000 रुपए में पोस्ट टैक्स कमीशन कमाता था, तो 1 लाख में से 20,000 माइनस करूंगा और 80,000 का नेट से फैट लिखूंगा। तो जो भी मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अगर वो ऑलरेडी पोस्ट टैक्स दे रखी है तो वो नॉन टैक्स डिडक्टेबल है, जिसका टैक्स एडवांटेज हमको नहीं मिलेगा। और ऐसा कोई खर्चा जो कि टैक्स डिडक्टेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर, वो हम एडजस्ट करते हैं फ्रॉम ईबीआईटी। यहाँ पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि टैक्स दे ही नहीं रखा हुआ है, देयर इज नो टैक्स इन द क्वेश्चन, एंड इफ देयर इज नो टैक्स, मैं ये स्पेशल सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर को ईबीआईटी में से भी माइनस कर सकता हूँ और सीफैट में से भी माइनस कर सकता हूँ। बट एज अ जनरल रूल अगर टैक्स होता तो ये सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर पे हमें टैक्स का बेनिफिट मिलता, यानी कि टैक्स का डिडक्शन मिलता। ये 10,000 खर्चा करने से और 15,000 खर्चा करने से हमारा टैक्स बचता, तो हम लोग इसको डेफिनेटली माइनस करते फ्रॉम ईबीआईटी। आई होप यू रियली अंडरस्टैंड। मैं स्पेशल पॉइंट भी इसके साथ डिस्कस कर देता हूँ। एक होती है संक कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट ऑलरेडी लग चुकी है, जैसे आरएनडी। अब आरएनडी हम लोगों ने कर ली, 5 लाख रुपए उसमें लगा दिए ना, वी हैव टू डिसाइड किया प्रोजेक्ट शुरू करना है कि नहीं करना है। अबे वो 5 लाख लग चुके, शुरू करेगा तो भी लग गए, नहीं करेगा तो भी लग गए, यानी कि संक कॉस्ट का कैपिटल बजटिंग से कोई भी लेना देना नहीं है। तो जितने भी अलोकेटेड ओवरहेड्स हैं, इंश्योरेंसेज हैं, जो कि पूरी कंपनी के लिए ऑलरेडी इनकर किए जा चुके हैं और सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट में उनका अपोर्शनमेंट हुआ है, वो सारे खर्चे हम लोग कैपिटल बजटिंग के लिए कंसीडर नहीं करते। जैसे आइडल टाइम वेजेस, मैं तुमको एक बार क्वेश्चन नंबर 10 के दर्शन कराना चाहता हूं। ये देखो यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स दे रखे 165, और अगर तुम 9 पढ़ोगे नीचे, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स इंक्लूड अपॉर्शनमेंट ऑफ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इंश्योरेंस चार्जेस ऑफ 90 लाख पर एनम पेबल ऑन दिस वेंचर। यानी कि इस 165 लाख में से सारे के सारे अलोकेटेड है, केवल एक खर्चा छोड़ के जो कि 90 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, वही सिर्फ इस प्रोजेक्ट पर लग जाए, बाकी सारे तो अलोकेटेड है। तो ये 165 कंसीडर ही होंगे, कंसीडर सिर्फ और सिर्फ 90 लाख होंगे, तो संक कॉस्ट कंसीडर नहीं होती। फिर और देखते हैं और क्या स्पेशल पॉइंट लिखा हुआ है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नोशनल रेंट एटसेट्रा हमेशा कंसीडर होते हैं,
मतलब अभी मैं मान लो कोको कोला के डाइट कोक बेच रहा हूँ, हम डाइट कोक बेच रहा हूँ तो 1 लाख यूनिट्स बिक रही है, पर अगर मैं डाइट कोक नहीं लेकर के आता तो मेरी नॉर्मल यूनिट्स तो ऐसे भी 20,000 से बिकी रही थी ज्यादा। मतलब डाइट कोक लाने से मेरी नॉर्मल यूनिट्स की सेल 20,000 से कम हुई है और टोटल सेल्स 1 लाख यूनिट से बढ़ी है डाइट कोक की, तो नेट बेनिफिट तो 80,000 यूनिट्स का ही हुआ ना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कंसीडर की जाती है वाइल डूइंग द क्वेश्चंस ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो अभी क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, इसमें सारे अच्छे पॉइंट्स आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे रेंट का जिक्र है, देखो मैं बता दूं। The storage of materials will utilize space which would otherwise have been rented out for 30 लाख per annum। तो ये स्टोरेज हम लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया जो कि 30 लाख रुपए पर रेंट पर दिया जा सकता था, तो ये भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये कंसीडर होगी वाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल बजटिंग। मतलब जब हम लोग सी फैट निकालेंगे, सी फैट कैलकुलेट करते समय हमें 30 लाख रुपए का रेंट माइनस करना पड़ेगा फ्रॉम ईबीआईटी ओनली, क्योंकि इसमें भी तो टैक्स बेनिफिट है। फिर और देखते हैं, फिर हमारे पास एडब्ल्यूसी एडिशनल वर्किंग कैपिटल जब भी दिया हो तो वो इनिशियल ईयर में भी ऐड होता है आउटफ्लो के अंदर और टर्मिनल ईयर में भी ऐड होता है आउटफ्लो के अंदर, क्योंकि जिस दिन मैं दुकान बंद करता हूँ जितना ही मेरा वर्किंग कैपिटल लगा है वो पूरा का पूरा रिकवर हो जाता है। एंड लास्टली एडिशनल एडजस्टमेंट पे हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली। तो आओ जल्दी से अगला क्वेश्चन हम लोग अब खत्म करते हैं। तो मैं बिल्कुल रफ वर्क कर रहा हूँ, 5 साल का क्वेश्चन है। सबसे पहले एनपीवी में मुझे चाहिए स्टेप नंबर 1 इनिशियल आउटफ्लो। तो बताओ मेरा इनिशियल आउटफ्लो कितना हुआ। तो इनिशियल आउटफ्लो हुआ है मेरा 1,25,000 का 80%। तो 1,25,000 का 80% माई इनिशियल आउटफ्लो इज 1 लाख। अब स्टेप 2 में मैं इंटरमीडिएट कैश फ्लोज निकालूंगा। मैं बिल्कुल रफ कर रहा हूं जस्ट टू सेव योर टाइम। तुम्हारे पास कॉपी है जिसमें पूरा प्रेजेंटेशन के साथ आंसर लिखा हुआ है, तुम वो देख सकते हो बाद में। तो यहाँ पर कॉस्ट 1,25,000 थी, स्क्रैप 30,000 थी और 50,000 यूनिट्स हम लोग बेच रहे थे। तो पहले मैं सेल्स लिख देता हूँ 1 to 5 ईयर्स की एक साथ ले रहा हूँ। चलो एक काम करते हैं, अलग अलग लेता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। और 1 2 3 4 5 में हमारी सेल्स यूनिट्स है 50,000, सेल प्राइस है 3 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 1.75, तो 3 माइनस 1.75 तो 1.25 हुआ। अब 1.25 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 50,000 से तो मुझे सेल्स मिल जाएंगी 60 to 500। आई एम सो सॉरी, दिस इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी। मैंने सीधे सीधे कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लिया टाइम सेव करने के लिए। तो 3 रुपए की सेल्स थी, 1.25 वेरिएबल कॉस्ट थी, सॉरी 1.75 वेरिएबल कॉस्ट थी, तो 1.25 कॉन्ट्रीब्यूशन आया ऑन 50,000। तो हर साल का मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। अब मैं हर साल यहाँ से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूंगा विच इज 40,000। तो मेरे पास आ जाएगा EBIT, that is 20 to 500, 20 to 500, 20 to 500, 20 to 500, 20 to 500। अब यहाँ से मैं सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर माइनस कर देता हूँ जो मेरे ऑमिटेड थे। फर्स्ट ईयर 10,000 और सेकेंड ईयर 15,000। तो ये आ जाएगा मेरा एडजस्टेड EBIT। अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं थोड़ा सा रफ वर्क कर रहा हूँ बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू सेव टाइम। अब इसमें से अगर मैं टैक्स माइनस करता हूँ तो मुझे मिलता है नो पैट, यहाँ पे टैक्स है ही नहीं, तो ऑब्वियसली यही फिगर्स मेरे नो पैट के हो जाएंगे। अब नो पैट में मुझे ऐड करना है डिप्रिसिएशन, ऑब्वियसली फिक्स कॉस्ट के अंदर डिप्रिसिएशन इंक्लूडेड था जो मैं ऑलरेडी डिडक्ट कर चुका हूँ, तो मुझे ऐड तो करना ही पड़ेगा। मैं चाहता तो इग्नोर भी कर सकता था डिप्रिसिएशन को, बट मैंने सीधे सीधे 40,000 का फिगर लिया, बात वही पड़ रही। तो डिप्रिसिएशन बताओ कितना हो गया, 1,25,000, 1,25,000 माइनस 30,000
और स्ट्रेट लाइन मेथड पे डिप्रिसिएशन लग रहा है फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 5 ईयर्स, इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ 5 साल है, तो 95,000 डिवाइड बाय 5, 19,000 का डिप्रिसिएशन था, तो हर साल 19,000 मैंने ऐड कर दिया। तो फाइनली आई गेट माई सी फैट। पहले साल 12,500 प्लस 19,000 यानी कि 31,500, दूसरे साल 19,000 प्लस 7,500 यानी कि 26,500, तीसरे साल 22,500 प्लस 19,000 यानी कि 41,500, चौथे साल 22,500 प्लस 19,000 यानी कि सेम 41,500 और यहाँ पे भी सेम 41,500। अब एक खर्चा रह गया है जो अलग से मुझे सी फैट में से माइनस करने। ऑफ कोर्स मैंने मशीन खरीदी है और मशीन का 80% पेमेंट तो पे कर दिया, 20% पेमेंट दिया नहीं है, तो वो 20% मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसपे कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, तो वो सी फैट में से माइनस होगा। देखो हम लोगों ने स्पेशल पॉइंट्स पढ़े थे यहाँ पे कि जो टैक्स डिडक्टेबल है वो ईबीआईटी में से और जो टैक्स डिडक्टेबल नहीं है वो सी फैट में से। एसेट खरीदने पर टैक्स का फायदा थोड़ी मिलता है, हम तो डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं ना एसेट पे। अगर मैं 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी और 10 लाख रुपए पीएनएल में थोड़ी डालूंगा, ऑफ कोर्स उस 10 लाख का डिप्रिसिएशन पीएनएल में डलता है। तो इसलिए जो नॉन टैक्स डिडक्टेबल है एसेट खरीदने का पैसा वो सी फैट में से माइनस करता हूँ। पर इस क्वेश्चन में ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि यहाँ पे टैक्स दे ही नहीं रखा है। तुम अगर ईबीआईटी से भी माइनस कर देते हो तो भी तुम लोग सेफ हो, बट फिर भी हम लोग सही कैलकुलेशन करते हैं। तो फर्स्ट ईयर में हम लोग पे कर रहे हैं 1,25,000 का 20% यानी कि 25,000 रुपए। तो फाइनली आई गेट माई सी फैट, एडजस्टेड सी फैट। यहाँ पर लिख देता हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो 31,500 माइनस 25,000 ये हो गया 6,500 और बाकी सारे फिगर्स एज इट इज आ रहे। अब इन सब की पीवी निकाल लो एट द रेट ऑफ 10% और उसमें से 1 लाख रुपए का आउटफ्लो माइनस कर दो। चलो मैं निकाल देता हूँ। 6,500 डिवाइड बाय 1.10 एम प्लस 26,500 दो बार इक्वल्स टू एम प्लस 41,500 तीन बार इक्वल्स टू एम प्लस फिर 41,500 चार बार इक्वल्स टू फिर 41,500 पांच बार इक्वल्स टू। तो आंसर इज 1,13,102। इसमें से 1 लाख रुपए अगर हम लोगों ने माइनस कर दिया तो 13,102 की हमारी एनपीवी इज पॉजिटिव, तो प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड। सो दिस वाज अ वेरी वेरी स्मॉल क्वेश्चन ऑफ एनपीवी जिससे हम लोगों ने फटाफट रिकैप कर लिया। अब इसी चार्ट पे आगे बढ़ते हैं। एक ब्लॉक कॉन्सेप्ट भी होता है डिप्रिसिएशन के अंदर। नाउ व्हाट इज दिस ब्लॉक कॉन्सेप्ट? ये इनकम टैक्स से लिया गया है। कई बार वो कैपिटल बजटिंग में इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज के क्वेश्चन में ये ब्लॉक कॉन्सेप्ट देते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज सर ये इंक्रीमेंटल कैश फ्लो कैसे सॉल्व करेंगे? यही तो हमारे गले की हड्डी बना हुआ है, इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज। ये और बता दो बस। तो मालिक बहुत सिंपल है, जैसे एनपीवी हम लोग 3 स्टेप्स में करते हैं वैसे इंक्रीमेंटल कैश फ्लो के क्वेश्चंस को भी हम लोगों को सिर्फ 3 स्टेप्स के अंदर करना है। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल आउटफ्लो। मैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बात कर रहा हूं, तुमसे फिर याद रख लो इसके अलावा कोई चौथा ट्रीटमेंट नहीं आएगा। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल आउटफ्लो। तो इंक्रीमेंटल आउटफ्लो में हम लोग नई मशीन की कॉस्ट में से पुरानी मशीन की सैल्वेज वैल्यू माइनस कर देंगे। और जब हम लोग पुरानी मशीन की सैल्वेज वैल्यू माइनस कर रहे हैं हम लोग उसके टैक्स ट्रीटमेंट को ध्यान में रखेंगे। अगर कैपिटल गेन है तो उसमें टैक्स माइनस होगा, अगर कैपिटल लॉस है तो उसका टैक्स प्लस हो जाएगा। दैट इज इट। बहुत सिंपल है। देखो मैं तुमको एक छोटा सा केस करके बताता हूं इंक्रीमेंटल आउटफ्लो का। स्टेप नंबर 1 इंक्रीमेंटल अप्रोच हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टेप 1 इंक्रीमेंटल आउटफ्लो। न्यू मशीन की कॉस्ट माइनस नेट सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन। नेट इसलिए क्योंकि इसमें जो भी टैक्सेशन का बेनिफिट होगा वो मैं कंसीडर करने के बाद सैल्वेज वैल्यू माइनस करूंगा। तो लेट्स से इन आवर एग्जांपल न्यू मशीन की कॉस्ट इज 1 लाख। ओके, ओल्ड मशीन 50,000 रुपए में बिकी, ये इसकी सेल वैल्यू। पर पता चला कि इसकी बुक वैल्यू तो 30,000 ही थी।
तो कितने का गेन हो गया? 20,000 रुपए का कैपिटल गेन हो गया, करेक्ट। अब अगर टैक्स रेट इज 30%, तो 20,000 का 30% यानी कि 6,000 रुपए, तो मेरा कैपिटल गेन टैक्स बन गया। तो भाई भले ही मशीन 50,000 में बिकी हो, मुझे सरकार को 6,000 रुपए टैक्स देने, और अगर मैं सरकार को 6,000 रुपए टैक्स देता हूं, तो 50,000 माइनस 6,000, नेट मुझे मशीन से 44,000 ही मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे 44,000 माइनस कर दूंगा 1 लाख में से, तो मेरा इंक्रीमेंटल आउटफ्लो आ जाएगा 56,000 रुपीज का। ऐसे करना है हमको इंक्रीमेंटल आउटफ्लो निकालने वाले क्वेश्चंस। ऑफ कोर्स इन मेनी ऑफ द क्वेश्चंस वो क्लियरली लिखते हैं इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स। अगर उन्होंने ऐसा लिख दिया फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। पर अगर उन्होंने इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लिखा, तो फिर हम लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप यू रियली अंडरस्टैंड। फिर ध्यान से मेरी बात सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन में से सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन माइनस सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन माइनस करते समय तुम्हें ये देखना है कि अगर कैपिटल गेन हुआ तो टैक्स माइनस होगा, और अगर कैपिटल लॉस हुआ तो टैक्स प्लस हो जाएगा। दैट्स ऑल। फिर हम लोग जब इंटरमीडिएट कैश फ्लोज निकालते हैं तो उसको तो जनरली निकालना है। प्लान 1 में कितनी सेल्स थी, प्लान 2 में कितनी सेल्स है। कई बार क्वेश्चन सेल्स में आएगा ही नहीं, क्वेश्चन सीधा कंट्रीब्यूशन पे आएगा कि मशीन ए से सेविंग्स होती थी 10,000 और मशीन बी से सेविंग्स होती है 50,000। तो भाई सीधे सीधे तुमको इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन से क्वेश्चन को शुरू करना है। तो प्लान ए में सेल्स कितनी, प्लान 2 में सेल्स कितनी, दोनों का डिफरेंस लिख दो। सेम वेरिएबल कॉस्ट के साथ, सेम इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन के साथ, सेम फिक्स कॉस्ट के साथ, सेम ईबीआईटी के साथ, सेम टैक्स के साथ, सेम नो पैट, सेम डिप्रिसिएशन। हर जगह प्लान 1 में कितना, प्लान 2 में कितना, दोनों का डिफरेंस लिख दो। तो इंक्रीमेंटल सीफार आ जाएगा। स्टेप नंबर 2। अब स्टेप 3 इंपॉर्टेंट है। स्टेप 3 में याद कर लो इंक्रीमेंटल की, बहुत सिंपल है। सैल्वेज वैल्यू ऑफ मशीन 1 माइनस सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन। सर ओल्ड मशीन की सैल्वेज वैल्यू तो ले लेना। अबे भाई सैल्वेज वैल्यू भी तो 2 होती है, एक आज और एक आज से कुछ सालों बाद की सैल्वेज वैल्यू। मैं तुमको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखो आज मेरे पास OnePlus है सपोज, इस OnePlus की आज वैल्यू 30,000 इन द ईयर 2023। अब ये OnePlus में अगले 2 साल यूज करने वाला हूं, और मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मैं आईफोन खरीद लूं, वो भी मैं 2 ही साल यूज करूं। आईफोन आ जा रहा है 50,000 रुपए का, लेट्स से, जस्ट गिविंग यू वेरी रैंडम एग्जांपल। अब OnePlus की यही सैल्वेज वैल्यू हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए एट द एंड ऑफ 2025। ठीक है, तो अगर मुझे आज, और आईफोन की सैल्वेज वैल्यू हो जाएगी एट 2025 लेट्स से 35,000 रुपीज। तो अगर मैं आज इंक्रीमेंटल आउटफ्लो देखूं तो 50,000 का आईफोन खरीदा, 30,000 का OnePlus था, तो इंक्रीमेंटल आउटफ्लो कितना हो गया, 20,000। और अगर मैं इंक्रीमेंटल टर्मिनल कैश फ्लो देखूं तो आईफोन को बेचने से मुझे 35,000 रुपए मिलेंगे, पर OnePlus को बेचने से ऐसे भी 20 तो मिल ही जाते। तो इंक्रीमेंटल इनफ्लो कितना आया, 15,000। समझे क्या? तो इंक्रीमेंटल आउटफ्लो में आईफोन का प्राइस और OnePlus की आज की सैल्वेज वैल्यू कंसीडर होती है, जबकि इंक्रीमेंटल टर्मिनल कैश फ्लो में आईफोन का 2 साल बाद का प्राइस और OnePlus के 2 साल बाद की सैल्वेज वैल्यू का डिफरेंस निकाला जाएगा। और जब भी मैं सैल्वेज वैल्यू की बात कर रहा हूं, इट इज नेट ऑफ टैक्सेस। बस यही है इंक्रीमेंटल अप्रोच, इसके अलावा इंक्रीमेंटल अप्रोच में कोई और चीज है ही नहीं। सो देयर आर ओनली 3 स्टेप्स। एक बार फिर से रिपीट करता हूं। इनिशियल आउटफ्लो, नई मशीन के कॉस्ट माइनस पुरानी मशीन की नेट सैल्वेज वैल्यू। दूसरा इंटरमीडिएट कैश फ्लोस, सब कुछ सेम, बस सब कुछ इंक्रीमेंटल निकालना है, दैट्स इट। बाकी सेम है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी माइनस टैक्स, नो पार्ट प्लस डेप्रिसिएशन, सीफैट, खत्म। एंड फाइनली इंक्रीमेंटल टर्मिनल कैश फ्लो, नई मशीन की सैल्वेज वैल्यू माइनस पुरानी मशीन की सैल्वेज वैल्यू फॉरगॉन। और जब मैं सैल्वेज वैल्यू बोल रहा हूं, इट इज नेट, यानी कि आफ्टर कंसीडरिंग टैक्सेस। और नेट कैसे निकालेंगे सर? सैल्वेज वैल्यू को बुक वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अगर सैल्वेज वैल्यू ज्यादा, बुक वैल्यू कम, तो फिर कैपिटल गेन हुआ, मतलब जो भी टैक्स आएगा वो माइनस कर देंगे सैल्वेज वैल्यू में से, तो नेट सैल्वेज वैल्यू आ जाएगी। अगर मान लो सर सैल्वेज वैल्यू कम और बुक वैल्यू ज्यादा, तो कैपिटल लॉस हो जाएगा, और जो भी लॉस पर टैक्स निकालेंगे उसको सैल्वेज वैल्यू में ऐड कर देंगे, तो नेट सैल्वेज वैल्यू आ जाएगी। दैट्स इट। इतना ही है इंक्रीमेंटल अप्रोच, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ फ्यू रैंडम क्वेश्चंस, जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। बुक वैल्यू है एक एसेट की 20,000, सैल्वेज वैल्यू है 30,000, टैक्स रेट इज 10%। बताओ मुझे नेट सैल्वेज वैल्यू कितनी है, नेट सैल्वेज वैल्यू। तो सर
30,000 रुपये तो हमारी सैलवेज वैल्यू थी, ठीक है। अब टैक्स देख लेता हूँ कितना हुआ, तो टैक्स इन दोनों का डिफरेंस, सैलवेज वैल्यू ज्यादा है और बुक वैल्यू कम है, मतलब देयर इज कैपिटल गेन। और कितने का कैपिटल गेन हुआ? कैपिटल गेन इज ऑफ 10,000, तो यहाँ पे टैक्स माइनस होगा, तो 10,000 का 10% यानी कि 1,000, तो नेट सैलवेज वैल्यू हो जाएगी 29,000। दैट्स इट। सिमिलरली एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, लेट्स से बुक वैल्यू इज 15,000, salvage value is 10,000 and tax is 10%। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो यहाँ पे कैपिटल लॉस हो गया, बुक वैल्यू ज्यादा है, सैलवेज वैल्यू कम है, तो 5,000 का 10%, तो मेरा कैपिटल लॉस के कारण टैक्स बच जाएगा, तो ये टैक्स ऐड हो जाएगा इन द सैलवेज वैल्यू, तो 10,500 हो जाएगी मेरी नेट सैलवेज वैल्यू। और इंक्रीमेंटल अप्रोच में बहुत सिंपल है, इनिशियल मशीन की कॉस्ट माइनस नेट सैलवेज वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन, इंटरमीडिएट इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज निकाल लो, और इंक्रीमेंटल टर्मिनल कैश फ्लो निकालने के लिए नई मशीन की सैलवेज वैल्यू माइनस इंक्रीमेंटल नेट सैलवेज वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन। दैट्स इट। इसके अलावा तुम्हें और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं मालिक, दैट इज इट। चलो जल्दी से देखते हैं एक क्वेश्चन। इंक्रीमेंटल अप्रोच पे ये रहा, शावली लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, आओ इसको सॉल्व करें। तुम बस मेरे साथ बने रहो, तुम्हारी पूरी मॉड्यूल हो जाएगी, तुमको पता भी नहीं चलेगा। जस्ट बी विद मी। चलो जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लो, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जल्दी से एक बार पढ़ लो। चलो आई होप तुम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा। आओ अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 स्टेप सोचना है इंक्रीमेंटल अप्रोच वाले क्वेश्चन में। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, इंक्रीमेंटल आउटफ्लो। इंक्रीमेंटल आउटफ्लो मैं थोड़ा सा रफ ही कर रहा हूं, ऑफ कोर्स यू हैव द प्रेजेंटेशन। मैं अभी से रिवाइज कराने के हिसाब से 1 डे बिफोर एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। तो शावली लिमिटेड के पास एक मशीन है दैट हैज बीन इन ऑपरेशन फॉर 3 years, मतलब मशीन को ऑलरेडी 3 साल हो चुके हैं। द मशीन हैज अ रिमेनिंग एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years विद नो सैलवेज वैल्यू इन द एंड। और 5 साल बाद मशीन की कोई भी सैलवेज वैल्यू नहीं है, यानी कि एग्जिस्टिंग मशीन की कोई भी सैलवेज वैल्यू नहीं है आफ्टर 5 years। मतलब मेरा दिल खुश हो रहा है, दिमाग भी खुश हो रहा है। क्यों? बिकॉज इंक्रीमेंटल टर्मिनल कैश फ्लो निकालने के लिए हमें सैलवेज वैल्यू दे ही नहीं रखी। काश ये बोलते कि ये वाली जो मशीन है इसकी 5 साल बाद की सैलवेज वैल्यू 1 लाख है, तो मैं 5 साल बाद की बुक वैल्यू निकालता और उस बुक वैल्यू को इस 1 लाख से कंपेयर करता, कैपिटल गेन कैपिटल लॉस निकालता, नेट सैलवेज वैल्यू निकालता और नई मशीन की सैलवेज वैल्यू में से पुरानी मशीन के नेट सैलवेज वैल्यू माइनस कर देता, तो मेरा इंक्रीमेंटल टर्मिनल कैश फ्लो निकलता। ये सबसे डिफिकल्ट एडजस्टमेंट है, पर मॉड्यूल में नहीं रखा है और देता भी नहीं है इसे, सो रिलैक्स। इट्स करंट मार्केट वैल्यू इज 2 लाख
आज की सैल्वेज वैल्यू दे रखी है मशीन की 2 लाख रुपए. The company is considering a proposal to purchase a new model of machine to replace the existing machine. The relevant information is as follows. आज की मशीन 3,30,000 की है, नई मशीन जो है वो 10 लाख रुपए की है. आज की मशीन 8 साल है, नई मशीन जो है वो 5 साल चलने वाली. सर यहाँ पे तो ईयर का डिफरेंस आ गया, टाइमिंग डिफरेंस आ गया, तो क्या ईएनपीवी इक्विवेलेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू लगा दूं? क्योंकि सर आपने सिखाया है जब जब ईयर्स का डिफरेंस होता है तो एनपीवी को हम लोग पीवीएफ से डिवाइड कर देते ताकि एवरेज एनपीवी के बेसिस पे कंपैरिजन कर सके. बट वेरी ऑनेस्टली यहाँ पे ईयर का डिफरेंस है नहीं. नई मशीन आज से 5 साल चलेगी और एग्जिस्टिंग मशीन भी आज से 5 साल ही चलने वाली है, क्योंकि 3 साल तो ऑलरेडी ऑपरेशंस को हो चुके हैं. सैल्वेज वैल्यू इसकी नील है, इसकी 40,000 है. एनुअल आउटपुट 30,000 है, यहाँ पे 74,000 है. सेलिंग प्राइस दोनों जगह सेम है. एनुअल ऑपरेटिंग आवर सेम है. मटेरियल कॉस्ट सेम है. लेबर कॉस्ट पर आवर डिफरेंट है, 30 रुपए का अंतर है. और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों में 15,000 का डिफरेंस है. द कंपनी यूजेस WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन at 20% and it has several other machines in the block of assets. Oh my God! ये तो ब्लॉक ऑफ एसेट्स का क्वेश्चन है, और जब ब्लॉक ऑफ एसेट्स का क्वेश्चन है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है. ब्लॉक ऑफ एसेट्स में हम लोग ओपनिंग WDV लिखते हैं. मैं बिल्कुल फॉर्मेट लिखा देता हूँ ब्लॉक ऑफ एसेट्स का. देखो, ब्लॉक ऑफ एसेट्स में हम लोग लिखते हैं ओपनिंग WDV, opening WDV of the machine plus additions during the year minus sales during the year. और फिर हमारे पास आता है क्लोजिंग WDV ऑफ द ब्लॉक. मशीन की जगह हम ब्लॉक लिखते हैं. एंड फाइनली वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन दिस अमाउंट. सिंपल. मैंने यही कॉन्सेप्ट चार्ट के अंदर भी देख के रखा हुआ है. बुक वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग मशीनरी ओपनिंग, डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू फॉर द करंट ईयर माइनस सेल वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग मशीन प्लस परचेस प्राइस ऑफ न्यू मशीनरी, तो हमें मिल जाएगा डेप्रिशिएबल बेस फॉर द ईयर. अब इस क्वेश्चन में उसको अप्लाई करेंगे. सबसे पहले इंक्रीमेंटल आउटफ्लो देखते हैं. अभी हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमको सावली लिमिटेड को एडवाइस करना है कि एग्जिस्टिंग मशीन को रिप्लेस करें या फिर ना करें, यानी कि इंक्रीमेंटल अप्रोच का क्वेश्चन है. जब भी एग्जिस्टिंग और नए के बीच में कंपैरिजन होगा तो हम लोग हमेशा इंक्रीमेंटल अप्रोच लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले इंक्रीमेंटल आउटफ्लो देखते हैं. नई मशीन कितने में खरीदेंगे? तो नई मशीन की जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो 10 लाख है. मेरे दिमाग में क्वेश्चन नहीं चल रहा है, मेरे दिमाग में स्टेप चल रही है. स्टेप नंबर 1 इंक्रीमेंटल आउटफ्लो, नई मशीन की कॉस्ट माइनस ओल्ड मशीन की नेट सैल्वेज वैल्यू. तो नई मशीन की कॉस्ट कितनी है? 10 लाख. तो भाई नई मशीन की कॉस्ट लिख दी 10 लाख. ठीक है. माइनस 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 ओल्ड मशीन की आज प्राइस कितनी है? तो ओल्ड मशीन की आज प्राइस है 2 लाख. ऑफ कोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द कंपनी यूजेस रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इट हैज सेवरल अदर मशीन्स इन द ब्लॉक ऑफ एसेट्स. यानी कि इस एग्जिस्टिंग मशीन को अगर हम लोगों ने 2 लाख रुपए में बेच भी दिया तो कोई भी कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस हो नहीं रहा है, क्योंकि मशीन्स दूसरी भी है ब्लॉक के अंदर. देयर आर अदर मशीन्स इन द ब्लॉक एज वेल. तो भाई यहाँ पे कोई भी कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मशीन के साथ साथ दूसरी मशीन्स भी ब्लॉक के अंदर मौजूद है. तो जब हम लोग ये 2 लाख रुपए सेल वैल्यू माइनस करेंगे उसके बाद भी हमारे पास WDV बच जाएगा ऑफ द ब्लॉक. इनकम टैक्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से कैपिटल गेन तब रिकॉग्नाइज होता है जब यहाँ पे आंसर नेगेटिव आ जाए, जब यहाँ पे आंसर नेगेटिव आ जाए और ब्लॉक में एसेट्स हो. दिस इज द टाइम व्हेन वी रिकॉग्नाइज द कैपिटल गेन. पर ऐसा हो नहीं रहा है ना, ऑलरेडी मशीन्स है ब्लॉक के अंदर तो ओपनिंग बैलेंस होगा. तो अगर हम लोगों ने 2 लाख की सेल्स दिखा भी दी हमारी एग्जिस्टिंग मशीन की, तो भी ब्लॉक का बैलेंस नेगेटिव नहीं हो रहा. इसलिए यहाँ पे कोई कैपिटल गेन और कैपिटल टैक्स नहीं लगेगा और सीधे सीधे मैं 10 लाख में से 2 लाख माइनस कर दूंगा. तो मेरा इंक्रीमेंटल आउटफ्लो आ गया मेरे भाइयों 8 लाख रुपए का. वेरी गुड.
अब मुझे इंक्रीमेंटल सेल्स चाहिए फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो 5 साल की मैं इंक्रीमेंटल सेल्स निकाल रहा हूँ। इंक्रीमेंटल सेल्स यानी कि इंक्रीमेंटल सी फैट निकाल रहा हूँ। इंक्रीमेंटल सी फैट निकाल लेता हूँ फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ। सबसे पहले मैं इंक्रीमेंटल सेल्स निकाल रहा हूँ। जिसकी भी बात करूँ वो सब इंक्रीमेंटल है। तो इंक्रीमेंटल सेल्स कितनी हो जाएंगी? यहाँ पे 30,000 यूनिट्स बेचता था, यहाँ पे 75,000 यूनिट्स बेच रहा हूँ। और सेल प्राइस मेरा कितना है? सेल प्राइस 15 है दोनों जगह। तो एक्स्ट्रा कितना हुआ? 40,000। तो 40,000 इंटू 15, तो मेरी इंक्रीमेंटल सेल्स हो गई 6 लाख। माइनस इंक्रीमेंटल मटेरियल्स करते थे हम लोग, जो वेरिएबल कॉस्ट है हमारी। इंक्रीमेंटल मटेरियल्स, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है 4, दोनों जगह सेम है। तो 4 इंटू 45,000, 1,80,000। आई थिंक सेल्स हम लोगों ने गलत निकाल ली गलती से। सेल प्राइस 15 है और एक्स्ट्रा यूनिट्स 45,000 है। 75,000 माइनस 30,000 इंटू 15, so this is 6,75,000 and material is 4 rupees into 45,000 यानी कि 1,80,000। वेरी गुड। सेल्स हो गया, मटेरियल हो गया। अब लेबर 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 आर्स पे निकलेगा, दोनों जगह लेबर आर्स आर सेम। तो यहाँ पे लेबर है 40 इंटू 3,000 एम प्लस, और वहां पे लेबर आ रहा है 70 इंटू 3,000 एम माइनस MRC। तो लेबर एक्स्ट्रा लग रहा है 90,000 का, तो माइनस कर दिया इंक्रीमेंटल लेबर। वेरी गुड। तो अब अगर मेरी मटेरियल और लेबर खत्म हो गए, तो अब फाइनली मैं लिख सकता हूं कि मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ गया इंक्रीमेंटल। तो 6,75,000 माइनस 1,80,000 माइनस 90,000, तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ गया 4,05,000। अब मैं इसमें से माइनस करता हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि मेरे फिक्स्ड है। आई एम अज्यूमिंग दैट दिस आर माय फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। तो 15,000 का यहाँ पे डिफरेंस है, तो 15,000 अलग से माइनस कर दें। वेरी नाइस। अब क्या बच गया भाई? मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, इनडायरेक्ट कैश हो गया, ऑपरेटिंग आवर्स यूज कर लिए, सेलिंग प्राइस यूज कर लिया, एनुअल आउटपुट यूज कर लिया। सर अब तो सब खत्म। अरे दादा डेप्रिसिएशन बच गया ना। अब मैं तुम्हें क्या बोला था, जब सब कुछ सेम हो, सिर्फ हर साल के डेप्रिसिएशन में चेंज आ रहा हो WDV मेथड के कारण, तो विच मेथड शुड वी यूज? ये बड़ी वाली मेथड डेप्रिसिएशन माइनस करके वापस एड बैक करने वाली, या फिर सीधे सीधे लास्ट में DTS कैलकुलेट करने वाली? सो द करेक्ट आंसर इज DTS कैलकुलेट करने वाली। तो यहां पर भी हम लोग सबसे पहले EBIT निकाल लेते हैं। 4,05,000 माइनस 15,000, तो EBIT निकाल लिया 3,90,000, और इसमें से टैक्स माइनस कर देते तो हमको ओपैट मिल जाएगा। इसमें टैक्स का रेट कितना है भाई? टैक्स का रेट है 30%। तो 3,90,000 का 30%, इट इज 1,17,000। तो मुझे मिल गया फाइनली ओपैट 3,90,000 माइनस 1,70,000, तो ओपैट आ गया 2,73,000। अब मुझे हर साल का इंक्रीमेंटल DTS निकालना है। तो देखो खेल बहुत सिंपल है। सबसे पहले मुझे बताओ कि आज ईयर 1 पे जो हमारी पुरानी मशीन है उसकी WDV क्या है? WDV ऑफ द ब्लॉक क्या है? ओपनिंग। तो देखो हमारी पुरानी मशीन थी टोटल 3,30,000 रुपए की, जिसकी कोई भी सैलवेज वैल्यू थी नहीं, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था 20%। तो 3,30,000 माइनस 20%, माइनस 20% और माइनस 20%। आज इस मशीन की ओपनिंग WDV है 168,960। अगर हम लोग कोई मशीन नहीं खरीदते और इस मशीन को नहीं बेचते, तो हमको 1 2 3 4 5 इन 5 सालों में कितना डेप्रिसिएशन मिलता? 168,960 का 20%, यानी कि 33,792, फिर 27,33, फिर
21626, फिर 17301, फिर 13841। मैंने कुछ नहीं किया, इस पे अगले 5 सालों का डिप्रिसिएशन निकाल दिया। पर जैसे ही हम लोगों ने ये मशीन बेची और नई मशीन ऐड करी, तो देखो मुझे डिप्रिसिएशन कितने पे मिलेगा फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। 168 650 168 960 वाज द बुक वैल्यू। एडिशंस हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर किए, आई थिंक कितने लाख के, 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए के हम लोगों ने एडिशंस किए और 2 लाख रुपए की हम लोगों ने मशीन बेच दी। तो हमारे पास क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। तो 168 960 प्लस 10 lakhs minus 2 lakhs, so it is 968 960। अब हमको अगले 5 सालों तक डिप्रिसिएशन इस अमाउंट पे मिलने वाला है। तो हमारा इंक्रीमेंटल, ये ओल्ड डिप्रिसिएशन था, और न्यू डिप्रिसिएशन कितना आ गया? न्यू डिप्रिसिएशन विल बी 968 960 का 20%, दैट इज 193,792, फिर 155,033, फिर 124,026, फिर 99,221, फिर 79,377। फिर यहां से हम लोग निकालेंगे इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन। फिर इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन पे लगाएंगे टैक्स रेट। तो हमको मिलेगा मेरे भाइयों डीटीएस, यानी कि डिप्रिसिएशन टैक्स शीट। और फिर फाइनली हम लोग इस डीटीएस को ओपैट में ऐड करेंगे, तो हमको 5 साल के सीफैट मिल जाएंगे। और 5 साल के सीफैट मिल गए तो स्टेप 2 हो गई। मैं अब जाकर के तुमको इसका फाइनल अच्छे से इज्जत में किया हुआ सोल्यूशन दिखा सकता हूँ। मुझे बस ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करना था। तो नाउ इफ यू रियली लुक एट इट, तो मैं तुमको इसका बढ़िया सा एक बार सोल्यूशन दिखा देता हूँ ताकि तुमको आनंद आ जाए। जस्ट गिव मी अ सेकंड। लोगों ने ये क्वेश्चन पक्का किया है, पर कहाँ किया है मैं वही चेक कर रहा हूँ। बहुत पुराने नोट्स है।
आई एम अनेबल टू फाइंड दैट क्वेश्चन गाइस। आई गेस तुम्हारे पास ये जरूर सॉल्व किया हुआ होगा। ये रही, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, आई गॉट दिस, आई एम सो सॉरी। तो ये हमारे सारे फिगर्स आ चुके थे। फिर इसके बाद हम लोग इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन निकालेंगे, फिर उससे हम डीटीएस निकाल लेंगे, और डीटीएस को हम लोग ओपैट में ऐड कर देंगे। फाइनली जब हम लोग डीटीएस को ओपैट में ऐड करेंगे विल गेट सी फैट, एंड देन फिर हम लोग पीवी ऑफ सी फैट निकालेंगे। अब लास्ट एडजस्टमेंट है इस क्वेश्चन का, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये रहा। जो नई मशीन है उसकी सैलरी वैल्यू इज 40,000, जबकि पुरानी मशीन की कोई भी सैल्वेज वैल्यू दे करके नहीं रखी हुई है, तो पूरी की पूरी 40,000 इंक्रीमेंटल सैल्वेज वैल्यू हो जाएगी। और यहां पे भी कोई कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस नहीं आएगा, क्योंकि ब्लॉक में दूसरी मशीन्स ऑलरेडी हैं। तो इस 40,000 को सीधे सीधे हम लोग डिस्काउंट करके प्रेजेंट में लेकर के आ जाएंगे। दिस इज द इंक्रीमेंटल सैल्वेज वैल्यू फॉर यू गाइस। और बस इनिशियल आउटफ्लो को माइनस कर दिया फ्रॉम द इंटरमीडिएट कैश फ्लोज एंड इंक्रीमेंटल टर्मिनल कैश फ्लो, तो फाइनली मुझे एनपीवी मिल गई। ऐसे हम लोग इंक्रीमेंटल अप्रोच के क्वेश्चंस को एग्जाम में करने वाले। आई होप तुमको इस क्वेश्चन से थोड़ी बहुत मदद मिली होगी। दिस इज द फॉर्मेट दैट यू शुड बी फॉलोइंग, दैट्स ऑल। चलो अब नेक्स्ट आता है मेरे भाइयों ईएनपीवी। व्हाट इज ईएनपीवी? जब भी तुम्हारे ईयर्स मैच ना करे, जब भी तुम्हारी ईयर्स मैच ना करे, यानी कि टाइम पीरियड दो प्रोजेक्ट्स का अलग अलग है, तो दो अलग अलग टाइम पीरियड वाले प्रोजेक्ट्स को हम लोग हमेशा ईएनपीवी से सॉल्व करते हैं, यानी कि एनपीवी डिवाइड बाय पीवीएएफ। दैट्स द सिंपल सोल्यूशन। बहुत बेसिक है, याद रखना। हम लोगों को करना है एनपीवी डिवाइड बाय पीवीएएफ। दैट्स सो सिंपल। और जैसे ही हम लोग एनपीवी डिवाइड बाय पीवीएएफ करेंगे, फाइनली आई विल गेट माई ईएनपीवी। मैं सीधे सीधे एग्जाम का एक क्वेश्चन करा रहा हूं। देखो ये रहा ये क्वेश्चन। ABC Limited is planning to invest in machinery for which it has to make a choice between the two identical machines in terms of capacity X and capacity Y. Despite being designed differently, both machines do the same job. Further details regarding both the machines are given below. मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मुझे इंक्रीमेंटल अप्रोच का सोल्यूशन तुम्हारी स्क्रीन पे बड़े बड़े लेटर्स में दिखा देना चाहिए जूम करके। तो एक बार पहले ये देख लो, फिर उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़े। एक बार बुक सामने रख के इस क्वेश्चन को मिला लो, क्योंकि मैंने बहुत रफ वर्क किया है, जबकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है विदाउट अ डाउट। चलो तो आ जाओ एएनबीवी का क्वेश्चन खत्म करते हैं। तो भाई दोनों मशीन सेम जॉब करती हैं,
और दोनों डिजाइंड डिफरेंटली है बट आइडेंटिकल मशीन है। मतलब दोनों का रेवेन्यू साइड तो सेम है, सिर्फ कॉस्ट साइड के बेसिस पर डिसीजन लेने। तो जब भी कॉस्ट साइड के बेसिस पर डिसीजन लेना हो तो हम लोग एवरेज कॉस्ट के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं, एंड द कॉस्ट इज लोअर द बेटर। रेवेन्यू में तो हायर द बेटर होता है, लेकिन कॉस्ट में इट इज गोइंग टू बी लोअर द बेटर। तो मशीन एक्स इसकी लाइफ 3 साल है, मशीन वाई इसकी लाइफ 2 साल है। और तेरी जैसे ही लाइफ अलग अलग हुई मुझे समझ में आ गया ये क्वेश्चन ईएनपीवी का है, यानी कि मैं एनपीवी को डिवाइड करूंगा पीवीएफ से तो मुझे मिल जाएगी ईएनपीवी, यानी कि इक्विवेलेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो मेरे मालिक मशीन एक्स 15 लाख की, मशीन वाई 10 लाख की, टाइम 3 साल, यहाँ पे 2 साल, रनिंग कॉस्ट 4 लाख है, यहाँ पे 6 लाख है, टैक्स दे ही नहीं रखा, टैक्स नहीं दे रखा तो आई विल अज्यूम इट एज 0%। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 9% की दे रखी है, यानी कि केसी दे रखा है जिससे डिस्काउंटिंग की जाती है। तो फाइनली इफ यू लुक एट इट तो इन 4 लाख और 6 लाख इनकी पीवी निकाल लो और उसमें ये 15 लाख और 10 लाख ऐड कर दो, क्योंकि हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट को अगर हम लोगों ने पीवीएफ से डिवाइड कर दिया तो हमको इक्विवेलेंट नेट प्रेजेंट कॉस्ट निकल जाएगी, वैल्यू नहीं निकलेगी, नेट प्रेजेंट कॉस्ट निकलेगी। और जिसकी नेट प्रेजेंट कॉस्ट कम होगी, इक्विवेलेंट कॉस्ट कम होगी, वो वाला मशीन सिलेक्ट किया जाएगा। तो मशीन एक्स का मैं पीवी ऑफ आउटफ्लो निकाल रहा हूं 3-4 लाख रुपए का फॉर द 3 इयर्स। तो 1.09 डिवाइड 1 2 3 जीटी, 3 बार इक्वल्स टू फिर जीटी और मल्टीप्लाई बाय 4 लाख। तो इसकी पीवी आ गई 10,12,517। वैसे ही मशीन वाई की पीवी निकाल लेता हूं 6 लाख रुपए की। तो 1.09 डिवाइड 2 बार इक्वल्स टू जीटी मल्टीप्लाई बाय 6 लाख। तो इसकी पीवी आ गई 10,55,466। अब इन दोनों को ऐड कर देता हूं ताकि मुझे टोटल पीवी ऑफ कॉस्ट मिल जाए। तो 15 लाख प्लस 10 लाख 12,517, तो ये हो गया 25 लाख 12,517। और इसको डिवाइड कर देता हूं पीवीएफ से एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए। तो 1.09 डिवाइड 1 2 3 जीटी, तो ये हो गया 2.53। फिर 10 लाख प्लस 10,55,466, तो ये हो गया 20,5,5,466 डिवाइड बाय 1.09 डिवाइड 2 बार इक्वल्स टू जीटी 1.75। तो 25,12,517 डिवाइड बाय 2.53, इसका आंसर आया 993,089। और 20,55,466 डिवाइड बाय 1.75, इसका आंसर है 1174552। सो विच इज बेटर? ऑब्वियसली मशीन एक्स इज बेटर बिकॉज ये कम एवरेज कॉस्ट में तुम्हारा काम करके दे रही है पर एनम। मशीन वाई से बेटर इज मशीन एक्स एट द मोमेंट। आई होप यू रियली अंडरस्टैंड। इस तरीके से हम लोग ईएनपीवी वाले क्वेश्चंस करते हैं। तो चार्ट में थोड़ा सा और आगे आते हैं। हम लोगों ने पे बैक निपटा लिया भाइयों, एआरआर निपटा लिया, सीफार निपटा लिया, इंक्रीमेंटल अप्रोच का भी क्वेश्चन कर लिया, ये सारे स्पेशल ट्रीटमेंट्स देख लिए, ब्लॉक कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने कर लिया, ईएनपीवी में हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पे कुछ स्पेशल पॉइंट्स ध्यान से देखना। मेनी टाइम्स ओनली इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट इनकर्ड इज गिवन, देन कैलकुलेट इक्विवेलेंट प्रेजेंट कॉस्ट। इन दिस केस डिसीजन विल बी लोअर द बेटर, जो अभी हम लोगों ने किया। Alternatively, common time horizon can be used in which 2 or more projects are repeated till their LCM years. ये तुम छोड़ सकते हो, एग्जाम व्यू पॉइंट से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो नेक्स्ट इज मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये भी मैं तुमको एक बार करके बता देता हूँ ताकि तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट याद हो जाए। वैसे मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू एग्जाम में आएगा, इसके चांसेस नेग्लिजिबल हैं। सिर्फ एक बार करके दिखा रहा हूं। देखो यूजुअली एनपीवी में हम लोग अज्यूम करते हैं कि कैश फ्लोज आर री इन्वेस्टेड एट केसी। मतलब लॉजिकली एनपीवी कैसे निकलना चाहिए? लास्ट ईयर में हमारा टोटल इनफ्लो कितने और आज हमारा आउटफ्लो कितने। लास्ट ईयर में जो बड़ा टोटल इनफ्लो है उसकी पीवी निकालो और उसमें से आउटफ्लो माइनस करो। हम लोग ये अज्यूम कर लेते थे कि ये आउटफ्लो आगे भी केसी पे जाते हैं, यानी कि एट द रेट ऑफ 10%। पर अगर री इन्वेस्टमेंट रेट अलग दे दिया जाए और लेट्स से री इन्वेस्टमेंट रेट दे दिया इन्होंने 12%, तो इन दैट केस कैश फ्लो आगे 12 से जा रहे हैं और पीछे 10 से आ रहे हैं, तो अब डिफरेंस हो गया।
तो ऐसे केसेस में हम लोग निकालते हैं मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि हर एक कैश फ्लो को हम लोग 12% से बिल्कुल टर्मिनल ईयर में भेजेंगे, और फिर जो टर्मिनल ईयर में बड़ा कैश फ्लो है उसको डिस्काउंट करके लाएंगे एट द रेट ऑफ 10%, और उसमें से 1 लाख माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा MNPV। तो इट्स वेरी सिंपल, 10,000 इंटू 1.12, क्योंकि 2 साल आगे जाएगा, एक और ये 2, तो 10,000 इंटू 1.12 इंटू 1.12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12,544। फिर 20,000 इंटू 1.12 तो हो जाएगा 22,400। और ये 50,000 एज इट इज रहेंगे। तो 12,544 प्लस 22,400 प्लस 50,000, टोटल अमाउंट कितना हुआ 84,944। ये हमारा बल्क अमाउंट है एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। जब भी रीइन्वेस्टमेंट रेट दे दिया जाए तो हम MNPV यूज करते हैं। अब इस 84,944 को हम लोग केसी से डिस्काउंट करके लाएंगे, यानी कि एट द रेट ऑफ 10%। तो 1.10 किया, 3 बार इक्वल टू दबाया, 1 2 3, तो फाइनली मेरा आंसर आया 63,819। एक सेकेंड, मुझसे एक मिस्टेक हो गई, ये 22,400 नहीं है, ये 2,24,000 है। आई एम सो सॉरी, 2 लाख इंटू 1.12। चलो वापस करते हैं, 12,544 प्लस 2,24,000 प्लस 50,000। नाउ द आंसर इज 2,86,000, 2,86,544। दिस द फाइनल आंसर। अब इसको 10% से डिस्काउंट करके ले आओ, 3 साल, 1 2 3, तो यहाँ पे आंसर आया 2,15,284। अब इसमें से अगर मैं 1 लाख माइनस करता हूं तो मुझे MNPV मिल जाएगी 215,284 माइनस 1 लाख, यानी कि 115,284। नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम व्यू पॉइंट, बट दिस इज हाउ MNPV इज कैलकुलेटेड। अब एक बार स्टेप्स पढ़ लेते हैं तो तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएंगे। स्टेप 1, टेक ऑल द कैश फ्लोज लास्ट ईयर यूजिंग रीइन्वेस्टमेंट रेट्स, कैलकुलेट PV ऑफ द बल्क अमाउंट एंड MNPV। स्टेप 2 में से इनिशियल आउटफ्लो माइनस कर दो तो तुम्हें MNPV मिल जाएगी, दैट्स ऑल। तो इसी तरीके से हमारा कैपिटल बजटिंग का फर्स्ट पार्ट तो पूरी तरीके से हो जाता है खत्म। नाउ लेट्स गो फॉर द सेकंड पार्ट। एक है हमारे पास IRR मेथड। नाउ IRR की ऑलरेडी तुम लोग बहुत प्रैक्टिस कर चुके हो, बट देयर इज अ सिंपल फॉर्मूला। सर, लोअर रेट प्लस NPV एट लोअर रेट डिवाइड बाय NPV एट लोअर रेट माइनस NPV एट हायर रेट मल्टीप्लाई बाय हायर रेट माइनस लोअर रेट। मैंने क्लासरूम में सिखाया था, लोअर रेट प्लस डिफरेंस चाहिए अपॉन टोटल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय ईयर डिफरेंस, दैट्स ऑल। इस तरीके से हम लोग IRR निकालते हैं। अगर हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न केसी से ज्यादा है तो प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड, अगर हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न केसी से कम है तो प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड। सर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब हम लोगों ने ऑन एन एवरेज बेसिस हमारी इन्वेस्टमेंट को किस रेट ऑफ रिटर्न पर इन्वेस्ट किया है, दिस इज व्हाट वी कॉल IRR। तो एक छोटा सा क्वेश्चन IRR का कर लेते हैं। वैसे तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं IRR में, बट लेट्स डू अ वेरी वेरी स्मॉल क्वेश्चन। मैंने 0th ईयर में आउटफ्लो दिया 1 लाख का, फर्स्ट ईयर में इनफ्लो इज 50,000, सेकेंड ईयर में इनफ्लो इज अगेन 50,000 एंड इन द थर्ड ईयर इनफ्लो इज 25,000। नाउ या एक काम करते हैं 20,000 ही कर देते हैं। नाउ लेट्स कैलकुलेट IRR। तो देखो बहुत सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले मैंने रेट अज्यूम किया 10%, तो 10% जब अज्यूम किया तो 50,000 डिवाइड बाय 1.10 M प्लस, फिर 50,000 दो बार इक्वल्स टू M प्लस, फिर 20,000 3 बार इक्वल्स टू M प्लस MRC। तो मेरे पास आंसर आया 1,01,803। अब ध्यान से मेरी बात को समझना प्लीज एवरीबडी। IRR एक ऐसा रेट है जिस पर इन सबकी PV, एक ऐसा रेट जिस पर इन सबकी PV शुड बी इक्विवेलेंट टू द इनिशियल आउटफ्लो। तो मैंने रेट को अज्यूम कर लिया 10% है, तो 50,000 डिवाइड बाय 1.10 M प्लस, फिर 50,000 दो बार इक्वल्स टू M प्लस, फिर 20,000 तीन बार इक्वल्स टू M प्लस, MRC दबाया तो आंसर आया 1,01,803। तो अब मुझे एग्जैक्टली 1 लाख के बराबर मेरा आंसर चाहिए था। PV ऑफ इनफ्लो शुड बी इक्वल्स टू PV ऑफ आउटफ्लो, तो 1 लाख के बराबर आंसर चाहिए, तो मैं रेट को बढ़ाऊंगा क्योंकि ये रूल है, अगर रेट बढ़ेगा तो PV कम होगी और रेट कम होगा तो PV बढ़ेगी। इट इज दैट सिंपल। मैं क्लासरूम में बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं, अभी सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं। तो रेट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं भाइयों, लेट्स मेक इट 12%। रेट को मैंने जो है वो 12% कर दिया। नाउ लेट्स कैलकुलेट।
तो फिर से एक बार चेक करते हैं, 50,000 डिवाइड बाय 1.12 एम प्लस, फिर इक्वल्स टू एम प्लस, फिर 20,000 तीन बार इक्वल्स टू, तो आंसर आया 98,738। तो मेरा IRR जरूर से 10 से 12 के बीच में। देयर इज अ बेसिक फॉर्मूला ऑफ IRR, एग्जाम के लिए मैं बोल चुका हूं तुम फॉर्मूला ऐसे रिप्रेजेंट करना, बट हमारे सोचने के लिए तो बहुत सिंपल है। लोअर रेट प्लस कितना डिफरेंस चाहिए सर, 1,803 रुपया कम करना था। हम यहां तक तो पहुंच गए थे, हमको चाहिए कितना था 1 लाख, तो कितना डिफरेंस कम करना था सर 1,803 रुपया, और टोटल डिफरेंस है कितना इन दोनों में, तो टोटल डिफरेंस है सर 3064 का, और मल्टीप्लाई बाय रेट का कितना डिफरेंस है 12 माइनस 10, तो 1803 डिवाइड बाय 3064 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 10, सो आंसर इज गोइंग टू बी 11.176%. दिस इज व्हाट वी कॉल IRR। तो बात सिंपल है, लोअर रेट प्लस डिफरेंस चाहिए अपॉन टोटल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय रेट डिफरेंस, दैट्स ऑल, दिस इज व्हाट वी कॉल IRR। फिर ऐसे हम लोग मॉडिफाइड IRR भी निकाल सकते हैं। मॉडिफाइड IRR में फर्क ये होगा कि पहले इन सारे कैश फ्लोज को मैं री इन्वेस्टमेंट रेट से आगे लेकर के जाऊंगा और यहाँ पे बल्क कैश फ्लो इकट्ठा करूंगा, फिर एक ऐसा रेट ढूंढूंगा जिससे बल्क कैश फ्लो की PV 1 लाख के बराबर आ जाए, बट नॉट रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग दैट। चल, अब फाइनली नेक्स्ट मेथड आती है PI इज बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये मेथड बोलती है कि तुम हर रुपया ऑफ आउटफ्लो के लिए कितना रुपया ऑफ इनफ्लो कमा रहे हो इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स। फॉर एवरी रुपी ऑफ आउटफ्लो हाउ मेनी रुपी ऑफ इनफ्लो यू आर गेटिंग इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स, दैट इज व्हाट वी कॉल PI, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला इस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का, PV ऑफ कैश फ्लोज, PV ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइड बाय PV ऑफ आउटफ्लो। अगर इसका आंसर 1 से बड़ा आया देन द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड, अगर इसका आंसर 1 से छोटा आया तो प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड। इनफ्लो आउटफ्लो से ज्यादा ही होना चाहिए ना भाई, तो ये NPV का ही भाई है, लेकिन ये पर रुपी रिजल्ट देता है, जिससे फायदा क्या होता है, देखो बड़े प्रोजेक्ट्स में ना हमेशा NPV जीतता है। जैसे 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट किया, NPV आया 10 लाख, और एक 10,000 का प्रोजेक्ट किया, NPV आया 50,000, तो कौन जीत गया, करोड़ वाला, क्योंकि उसका NPV तो 10 लाख आए और ये छोटा वाला प्रोजेक्ट का तो NPV 50,000 आए। जबकि रियलिटी में देखें तो यहाँ पे 10,000 लगा के 50 मिला, जबकि वहां पे 1 करोड़ लगा के सिर्फ 10 लाख मिला, ह्यूज डिफरेंस। तो NPV बड़े प्रोजेक्ट को प्रेफर करता है, आउटफ्लो कितना लगा उसको भूल ही जाता है, जबकि ये वाली मेथड में आउटफ्लो के रिलेटिव टर्म्स में हम लोग इनफ्लो को लिखते हैं ताकि हमें ये पता चल पाए विच प्रोजेक्ट इज बेटर। तो जब जब प्रोजेक्ट्स डिविजिबल होते हैं, मतलब हम उनको आधा भी कर सकते हैं, जितना हमारी इच्छा उतना कर सकते हैं, तो हम लोग हमेशा PI यूज करते हैं। इस PI के बेसिस पर रैंकिंग करते हैं और बेस्ट प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर प्रोजेक्ट इनडिविजिबल हुए तो फिर हम लोग PI को यूज नहीं कर पाते। मैं बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। देखो, अगर मान लो ये 50,000 वाला जिसमें NPV आया, ये वाला प्रोजेक्ट मैंने कर लिया और इसके कारण मेरे पास वो 1 करोड़ रुपए वाले प्रोजेक्ट को करने के पैसे नहीं बचे, या पूरे 1 करोड़ रुपए थे नहीं मेरे पास सिर्फ लेट्स से टोटली 1 करोड़ रुपए थे, और अगर मैंने ये 50,000 वाला NPV वाला प्रोजेक्ट कर लिया जिसमें मेरा आउटफ्लो कितना है 10,000, तो 1 करोड़ में से 10,000 तो उधर लगा दी, तो मेरे पास कितने पैसे बचे 99 lakhs एंड 90,000। नाउ यू रियली हैव टू अंडरस्टैंड, अगर मैं 1 करोड़ वाला प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहा हूं तो मेरे पास कितना सारा आइडल फंड्स बच गया, 99 लाख रुपीस का आइडल फंड्स है, एन एक्स अमाउंट, जस्ट बिकॉज मैंने एक छोटा प्रोजेक्ट कर लिया जिसका PI बहुत ज्यादा आ रहा था। भाई भले ही 10,000 लगा के 50,000 मिल रहे हो, पर इतना सारा फंड मैं आइडल नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं PI के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करूंगा ही नहीं अगर मेरे प्रोजेक्ट्स इंडिविजिबल है।
अगर डिविजिबल होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, 10,000 पहले उधर डाल दिए जहाँ पे ज्यादा रिटर्न है, फिर बचे हुए 99 लाख एंड 90,000 रुपीज ये जितने भी है ये सारे पैसे अलग से इन्वेस्ट कर दिए, क्योंकि प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल, जितना मन चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जब भी इंडिविजिबल होता है तो हम लोग पीआई यूज नहीं करते, हम लोग कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, और जिस कॉम्बिनेशन में एनपीवी हाईएस्ट होती है वो वाला कॉम्बिनेशन जीतता है। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, और मॉड्यूल का एक कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन करते हैं। एलीट कुकर कंपनी है जो कि 3 इन्वेस्टमेंट सिचुएशन को इवैल्यूएट कर रही है। प्रोड्यूस अ न्यू लाइन ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, सेकंड और ये थर्ड। हमको क्या करना भाई, हमको तो 1 2 3 से मतलब है। If only the project in question is undertaken, the expected present values and the amounts of investments required are as follows. ये इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है और ये प्रेजेंट वैल्यूज है। अगर हम लोग प्रोजेक्ट 1 और 2 को साथ में लेते हैं तो कोई भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं होंगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? या तो हम लोग 1 2 और 3 कर सकते हैं, या तो हम लोग 1 + 2 कर सकते हैं, या फिर हम लोग 2 + 3 कर सकते हैं, या फिर हम लोग 1 + 2 + 3 कर सकते हैं, या फिर हम लोग 1 और 3 कर सकते हैं। That's how it goes. तो जितने भी पॉसिबल केसेस है ना सबके एनपीवी लिखते जाओ। तो देखो प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, 1 and 2, 1 and 3 एंड 2 and 3। मैंने सारे प्रोजेक्ट लिख दिया और 1 2 and 3 भी लिख दिया। अब इन सबका इनफ्लो लिखते जाते हैं। तो 1 का इनफ्लो कितना है भाई, 1 अगर मैं करता हूं तो इनफ्लो इज 2.9 और आउटफ्लो कितना है, आउटफ्लो इज 2। एनपीवी कितनी आ रही है, 0.9। अगर मैं 2 करता हूं तो इनफ्लो इज 1.85, आउटफ्लो इज 1.15, तो एनपीवी इज 0.7। फिर अगर थर्ड केस बताऊं तो इनफ्लो है 4, आउटफ्लो 2.70, तो 4 - 2.7 दिस इज 1.3। ये हो गई मेरी एनपीवी। अब अगर मैं 1 और 2 करता हूं तो मेरे पास कोई भी इकोनॉमीज नहीं है, मतलब सीधे सीधे मेरे इनिशियल आउटफ्लोज ऐड हो जाएंगे। तो 2 + 1.15 यानी कि मेरा इनिशियल आउटफ्लो हो जाएगा 3.15। एक्चुअली ऊपर गलत लिख दी, सॉरी ये लिखूंगा। तो मेरा आउटफ्लो हो जाएगा 3.15 और मेरा इनफ्लो हो जाएगा 2.9 + 1.85, तो मेरा इनफ्लो हो गया 4.75। तो मेरी एनपीवी कितनी आएगी, 1.6। अब आगे बढ़ते हैं। With projects 1 and 3, economies are possible in investment because one of the machines acquired can be used in both production process. 1 और 3 अगर साथ में करते हो तो इकोनॉमीज पॉसिबल है, क्योंकि एक मशीन दोनों में यूज हो रही है। तो कितने की इकोनॉमी, 1 और 3 का कंबाइंड आउटफ्लो 440 ही होगा, जबकि 1 और 3 का टोटल आउटफ्लो 470 था, यानी कि 30,000 की इकोनॉमी मिल गई। 1 और 3 में मेरे 30,000 रुपए आउटफ्लो में बच गए, सिंपल। तो यहाँ पे 1 और 3 में आउटफ्लो लिख देता हूं 440, और इनफ्लो कितना हो जाएगा, इनफ्लो हो जाएगा 1 और 3 का 290 + 4, 2.9 + 4 यानी कि 6.9। तो 6.9 - 4.4 इट इज 2.5। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अब अगर मैं 2 और 3 साथ में करता हूं तो मेरी इकोनॉमीज अचीव होंगी इन मार्केटिंग एंड प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स बट नॉट इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि मेरा पीवी का सम मिलाकर के 6,20,000 आ जाएगा। मेरी पीवी का सम मिलाकर के 6,20,000 आ जाएगा। तो 2 and 3 का इनफ्लो हो गया 6.20 और आउटफ्लो कितना हो जाएगा 2 और 3 का, 115 + 2 70 यानी कि 1.15 + 2.7 यानी कि 3.85। तो 6.20 - 3.85, the answer is going to be 2.375. I hope you really understand. अब लास्ट में 1 2 और 3 अगर हम लोग तीनों करते हैं तो 1,25,000 एक्सटेंशन लग जाएगा और सारी इकोनॉमीज अभी भी होल्ड कर रही है। तो देखो या मेरे 30,000 रुपए इनफ्लो में बचे 1 और 3 के अंदर, आउटफ्लो में बचे 1 और 3 के अंदर, और जब मैंने 2 और 3 साथ में किया तो 620 आ गया, जबकि 2 और 3 का टोटल कितना था, 2 और 3 का इनफ्लो का टोटल कितना था, 1,85,000 + 4 लाख
5,85,000 टोटल था, 6,20 आ गया, यानी कि यहां पे मेरे को इकोनॉमीज मिल गई 35,000 रुपए की। यहां पे मेरी इकोनॉमीज है 35,000 रुपीज। तो अब ये बोल रहा है कि अगर हम लोग तीनों प्रोजेक्ट साथ में करते हैं तो इकोनॉमीज होल्ड करेंगी, यानी कि इनफ्लोज में 30,000 का फायदा होगा, आउटफ्लो में इनफ्लोज में 35,000 का फायदा होगा, आउटफ्लो में 30,000 रुपए का फायदा होगा, पर 1,25,000 रुपए का एक्सटेंशन लग जाएगा। तो बताओ कि हमें तीनों प्रोजेक्ट को साथ में करना चाहिए। तो अगर हम लोग तीनों प्रोजेक्ट साथ में करते हैं तो टोटल आउटफ्लो कितना होगा, 2 लाख प्लस 1.15 प्लस 2.7 प्लस 1.25 एक्सटेंशन 7.1, और इस 7.1 में हमको फायदा मिल जाएगा 30,000 रुपए का। तो 7.1 माइनस 0.3 यानी कि 6.80 का हमारा टोटल इनिशियल आउटफ्लो होगा। और इनफ्लो कितना हो जाएगा, 2.9 प्लस 1.85 प्लस 4, और एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा 35,000 रुपए का, वो फायदा अलग, मतलब प्लस 0.35, तो 9.1 का इनफ्लो हो जाएगा। तो 9.1 माइनस 6.8, अगेन द आंसर इज गोइंग टू बी 2.30। तो सबसे हाईएस्ट कौन है, 1 और 3, जो कि 2.5 का हमको पॉजिटिव एनपीवी दे रहा है। तो ऑब्वियसली विल सिलेक्ट प्रोजेक्ट 1 और 3, क्योंकि 1 और 3 में हमारा आउटफ्लो में 30,000 बच रहा है, 440 जा रहा है, आउटफ्लो में जा रहा है 440, और इनफ्लो में आ रहा है 1 और 3 में 290 प्लस 490 यानी कि 690, तो दोनों का डिफरेंस हो गया 2.5 लाख। सो विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट 1 और 3। तुम लोग आंसर देख सकते हो। तो 1 और 3 शुड बी सिलेक्टेड। इस तरीके से हम लोग पीआई वाले कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अदरवाइज पीआई में तो कोई दम नहीं है, इट इज पीवी ऑफ इनफ्लो डिवाइड बाय पीवी ऑफ आउटफ्लो, दैट्स ऑल। अब देखो एक और क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन होता है कैपिटल बजटिंग में रिलेशनशिप के ऊपर। अब तुमको समझना पड़ेगा कि आईआरआर, पीआई और एनपीवी, इनके बीच में भी रिलेशन है। अगर पीआई 1 से बड़ा है तो इनफ्लो इज ग्रेटर देन आउटफ्लो, मतलब एनपीवी इज पॉजिटिव। और अगर इनफ्लो आउटफ्लो से बड़ा है, पीवी ऑफ इनफ्लो आउटफ्लो से बड़ा है, देन आईआरआर इज ग्रेटर देन केसी, क्योंकि आईआरआर तो वो रेट होता है जिसपे इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर हो जाते हैं, पर केसी वो रेट है जिसपे पीवी ऑफ इनफ्लोज ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटफ्लो। लॉजिकली सोचना, पीवी ऑफ इनफ्लो आउटफ्लो से ज्यादा है बिकॉज पीआई इज ग्रेटर देन 1 एंड एनपीवी इज पॉजिटिव, मतलब केसी एक ऐसा रेट है जिसपे इनफ्लो ज्यादा है और आउटफ्लो कम है, और आईआरआर एक ऐसा रेट है जिसपे इनफ्लो आउटफ्लो के बराबर है, मतलब इनफ्लो को नीचे गिराना है, इट मींस रेट विल बी हायर। ये लॉजिक है, मतलब आईआरआर 100% केसी से बड़ा होगा, क्योंकि आईआरआर पे पीवी कम है और केसी पे पीवी ज्यादा है। इसका उल्टा सोच लो, अगर पीआई लेस देन 1 है तो फिर एनपीवी इज नेगेटिव एंड आईआरआर इज लेस देन केसी, और अगर पीआई एग्जैक्ट 1 है तो एनपीवी 0 एंड आईआरआर इज इक्वल टू केसी। ये रिलेशनशिप है जो तुमको हमेशा याद रखनी है, और बहुत सिंपल है। अगर पीआई में से मैं -1 कर दूं और इसको आउटफ्लो से माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा एनपीवी, क्योंकि बहुत सिंपल है ना यार। पीआई क्या है, इट इज पीवी ऑफ इनफ्लो डिवाइड बाय आउटफ्लो। तो भाई अगर 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 मैं दोनों तरफ आउटफ्लो माइनस करता हूं, या चलो अगर मैं दोनों तरफ -1 कर देता हूं, प्रूव कर रहा हूं, दोनों तरफ -1 कर देता हूं, पीआई -1 हो गया, और यहाँ पे पीवी ऑफ इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस डिवाइड बाय आउटफ्लो हो गया, तो ऊपर आ गया एनपीवी, नीचे आ गया आउटफ्लो, और ये हो गया पीआई -1। तो इसलिए फॉर्मूला बना पीआई -1 इंटू आउटफ्लो इज इक्वल्स टू एनपीवी। पर इतना प्रूफ की क्या जरूरत है यार, तुम तो अभी याद रखो, कल एग्जाम है अपना। पीआई -1 इंटू आउटफ्लो इज इक्वल्स टू एनपीवी, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू। दिस इज द रिलेशनशिप, और इस रिलेशनशिप पे मॉड्यूल का एक जबरदस्त क्वेश्चन आता है। दिस इज द क्वेश्चन, फॉलोइंग डेटा हैज बीन अवेलेबल फॉर अ कैपिटल प्रोजेक्ट। एनुअल कैश फ्लो 1 लाख है, यूजफुल लाइफ 4 साल है, सैलवेज वैल्यू 0 है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 12% है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इतनी। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट पूछ रहे हैं, तो भाई ये 1 लाख रुपए एनुअल कैश फ्लोज है और लाइफ 4 साल है। अगर इसको हम लोग आईआरआर से डिस्काउंट कर लेंगे तो आईआरआर का हमको पता है ना कि पीवी ऑफ इनफ्लोज एट आईआरआर इज इक्वल्स टू आउटफ्लो। तो भाई कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट तो ऐसे ही निकल जाएगा, 1.12 डिवाइड 1 2 3 4 जीटी मल्टीप्लाई बाय 1 लाख।
तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना हो गया 303735, ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हो गया। फिर अब वो पूछ रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू बता दो। अरे भाई नेट प्रेजेंट वैल्यू बताने से पहले मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना पड़ेगा। ये तो मेरा इनिशियल आउटफ्लो हो गया 303735, क्योंकि मैंने जितने भी इनफ्लोस थे उसको डिस्काउंट कर लिया एट द रेट ऑफ 12%। मुझे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी दे रखा है 1.064, यानी कि अगर मैं पीआई -1 मल्टीप्लाई बाय 303735 कर दूं तो मुझे एनपीवी मिल जाएगी। तो कर देते 1.064 -1 इंटू 303735, तो आंसर हो गया 19439। 0.064 into 303735, yes, so this is my NPV। तो अगर मेरी NPV आ गई और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आ गया, अच्छा पहले एक काम करो, पेबैक भी निकाल के खत्म कर दो। पेबैक क्या होगा 3.03 ईयर्स। सर कैसे? इनिशियल आउटफ्लो 303735, हर साल का यूनिफॉर्म कैश फ्लो 1 लाख, तो पेबैक पीरियड हो गया 3.03 ईयर्स। इनिशियल आउटफ्लो डिवाइड बाय यूनिफॉर्म कैश फ्लोस। अब लास्ट मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो अगर ये मेरा आउटफ्लो है, ये मेरी एनपीवी है, तो पीवी ऑफ इनफ्लोज कितना आ गया? पीवी ऑफ इनफ्लोज इज इक्वल्स टू आउटफ्लो प्लस एनपीवी। सिंपल है ना यार, इनफ्लोज में से आउटफ्लो माइनस कर दिया तो एनपीवी आता था, आउटफ्लो को उधर पहुंचा दिया। तो मेरा पीवी ऑफ इनफ्लोज हो गया 303735 प्लस 19439, तो ये हो गया 323174। ये हो गया मेरा पीवी ऑफ इनफ्लोज। अब एक बार मेरा पीवी ऑफ इनफ्लोज आ गया, मुझे पता है हर साल के कैश फ्लोज 1 लाख है, यूजफुल लाइफ 4 साल है, तो क्या मैं रेट नहीं निकाल सकता एज अ बैलेंसिंग फिगर? यही रेट तो केसी होगा। मतलब इस 1 लाख को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं PVAF केसी कॉमा 4 से, तो मेरा आंसर आना चाहिए 323174, क्योंकि यही मेरी पीवी ऑफ इनफ्लोज है। तो बस जो आईआरआर वाला फॉर्मूला था उसी से केसी कैलकुलेट कर लो एज अ बैलेंसिंग फिगर। लोअर रेट प्लस डिफरेंस चाहिए अपॉन टोटल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय रेट डिफरेंस। दैट्स ऑल, दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी सॉल्व्ड। दैट्स इट भाई, यही है। एंड लास्ट कैपिटल बजटिंग में सर एनपीवी और आईआरआर में जीता कौन? तो एनपीवी और आईआरआर में हमेशा एनपीवी प्रेफर की जाती है, बिकॉज एनपीवी में साइंटिफिक मेथड है, आईआरआर इज अ गेस वर्क। एनपीवी का रीइन्वेस्टमेंट अजम्पशन इज मोर रिलायबल एज कंपेयर टू आईआरआर। क्यों? लॉजिक अभी गया भाड़ में। वी हैव स्टडीड एवरीथिंग इन द क्लास, तुमको बुक में सब कुछ, कॉपी में सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। अभी मेरी प्रायोरिटी है एग्जाम के क्वेश्चंस, मॉड्यूल के क्वेश्चंस तुम्हें करा देना विद अ बिट ऑफ रिविजन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, बिल्कुल फैक्ट्स के साथ। तो भाई एनपीवी का रीइन्वेस्टमेंट अजम्पशन इज मोर रिलायबल देन द रीइन्वेस्टमेंट अजम्पशन ऑफ आईआरआर, तो इसलिए एनपीवी आईआरआर से बेहतर है। अच्छा आईआरआर मल्टीपल भी होते हैं, जब पहले 0th ईयर में कैश फ्लो नेगेटिव है और फिर वो आगे जाके किसी और साल में भी नेगेटिव आ जाए, यानी कि अगर कैश फ्लो अनकन्वेंशनल हो, वो अपना साइन रिवर्स कर ले, तो एक से ज्यादा आईआरआर पॉसिबल है, जबकि एनपीवी एक से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए हमेशा हमारी एनपीवी आईआरआर से जीत जाती है, इट इज द विनर। और रीजंस क्या थे दोनों में डिफरेंस के? अनइक्वल लाइफ हो सकती है, कैश फ्लो में डिस्पैरिटी हो सकती है, डिस्पैरिटी इन टाइम हो सकती है, स्केल ऑफ प्रोजेक्ट के कारण ऐसा हो सकता है, क्योंकि आईआरआर रिलेटिव मेथड है जबकि एनपीवी इज एन एब्सोल्यूट मेथड। तो इन दोनों में जब भी झगड़ा होगा कौन जीतेगा? एनपीवी। इसी के साथ मेरे भाइयों फाइनली हमारा बेसिक लेवल का कैपिटल बजटिंग तो हो जाता है खत्म। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मॉड्यूल के यहाँ दे करके रखे हुए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी करवा दिए। इट इज माई एडवाइस कि तुम क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सॉल्व करने मत बैठना, क्योंकि अगर तुम क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सॉल्व करने बैठ गए तो खेल खत्म हो जाएगा। तुम 10 और 11 को कॉपी सामने रख करके एडजस्टमेंट्स देख लेना बस। सॉरी 10 और 11 नहीं, सॉरी 9 और 10, 9 और 10 ये काफी बड़े क्वेश्चन है। अगर मैं अभी भी सॉल्व कराऊंगा तो आधा घंटा निकल जाएगा, इसलिए ये बेवकूफ़ी नहीं करना है। कॉपी सामने रखना है, क्वेश्चन सामने रखना है, इधर क्वेश्चन बड़ा है तो कॉपी देखिए, क्वेश्चन बड़ा कॉपी देखिए, क्वेश्चन बड़ा कॉपी देखिए, दैट्स ऑल। ऐसे तुमको 9 और 10 सॉल्व करना है। और मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ, अब 2-4 क्वेश्चंस बच गए, वो तुम लोग कैपिटल बजटिंग के मॉड्यूल के जल्दी से देख लो, और इसी के साथ फिर तुम्हारा कैपिटल बजटिंग हो जाएगा खत्म। सो ऑल द बेस्ट मेरे भाइयों,
उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग एग्जाम में काफी अच्छा परफॉर्म करोगे। बाय बाय।